हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा फिजिक्स विथ एसडीपी सर। आईआईटी 2025 और 26 के लिए बेटा तैयारी शुरू। नीट 2025-2026 के लिए। ओके बेटा, तो जिसको 2025 में बैठना है, जिसको 2026 में एग्जाम देना बेटा आईआईटी या नीट का, उसके लिए यह लेक्चर मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। देखो बेटा, यह हम लोगों का जहाँ से कोर्सेज शुरू होते हैं तो यूनिट फर्स्ट, टेस्ट फर्स्ट। तो यह 25 क्वेश्चन का जो अभी आपने टेस्ट दिया बेटा, या यहाँ पर जो नहीं दिए हुए हैं बेटा, वह लोग ये क्वेश्चन को देखें और सपोज करिए कि यह यूनिट नंबर 1 का पहला टेस्ट क्या है बेटा। टेस्ट नंबर 1 डायमेंशन, वेक्टर एंड 1D मोशन। तो यह हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 25 क्वेश्चंस। तो नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज ऑफ फॉर द IIT 2025 and 2026, NEET 2025 and 2026. These are the most important questions. ओके बेटा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विल बी। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या होगा? ऑप्शन दिया बेटा ml² T⁻³ K⁻⁻1 यानी कि केल्विन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन बेटा विच वन इज करेक्ट आंसर? कम ऑन द पॉइंट। सिंस यू नो दैट द एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, जानते बेटा कि किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वह कितनी होती है? तो एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स कैन बी रिटन एज E इक्वल टू हाउ मच? 3/2 kT। वेयर व्हाट इज द K? तो K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जानते बेटा कि एनर्जी को R के फॉर्म यानी गैस कांस्टेंट R के फॉर्म में जब लिखा जाता है तो अब उसे कहते हैं बेटा, तब उसको कहते हैं ना 1 मोल के लिए होता है। और जब कभी भी ना बेटा, और जब कभी भी यह स्मॉल k यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा जाता है बेटा, तो यह 1 मोल का होता है। तो फिर ये गैसेस स्टेट में आप डिटेल पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बेटा पूरा एपिसोड, पूरा चैप्टर्स बहुत ही ज़बरदस्त दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जानते बेटा कि एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज सो मच 3/2 kT, where K is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. अब देखो बेटा, यदि यहाँ से आपको K की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, तो सीधे हो गया क्या? 2E/T. T is the absolute temperature. 2/3 you know that 2/3 this is the numerical value, and numerical value has no any role in the dimensional formula. There is no dimension of the numerical value, therefore 2/3 को हटा दिया बेटा। K will be how much? Energy will be in the numerator, so that is ml² T⁻², and upon the एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो यहाँ टेम्परेचर के लिए केल्विन आप थीटा भी रख सकते बेटा, और केल्विन भी रख सकते, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ यहाँ केल्विन भी रख सकते बेटा। तो केल्विन एंड देयरफॉर द व्हाट विल बी द आंसर? ml² T⁻² K⁻⁻1। तो दिस द फैंटास्टिक आंसर, एंड आंसर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर विल बी D। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन में बेटा कि इफ एनर्जी E, velocity V and time T are taken as the fundamental quantities, then dimensional formula of the mass will be. Okay, very fantastic question. तो अब क्या करोगे भाई? देखो बेटा, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अब करना क्या है वहाँ पे चलते बेटा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना बेटा, तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बना करके आपको दिया जा सकता है। करने का प्रोसेस क्या होता है बेटा? जिस क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है मास का, तो उस क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड में लिख दो बेटा, और उसके बाद में प्रोपोर्शनल का निशान लगा दो, और फिर देखो कि किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होने के लिए बोला है।
तो बोला है एनर्जी पर, वेलोसिटी पर और टाइम पर। तो उनको क्या कर बेटा ना कि यह राइट हैंड में प्रोपोर्शनल लगा करके राइट हैंड में जितनी भी चीज़ें दी हुई हो, तो जानते हो बेटा कि मैक्सिमम हम लोग किसके कितने फिजिकल क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं? तीन के अलावा चौथा नहीं हो सकता। आप अच्छी तरह से मालूम होगा बेटा, थ्योरी में पढ़ाया हूँ। जो बच्चे ना पढ़े हो बेटा तो आप वीडियो पढ़ा हुआ है इस पर P100 फिजिक्स में, SD पांडे SDP सर बेटा, तो P100 फिजिक्स पे सारी वीडियोस पढ़े हुए हैं, आप वहाँ पे देख लें बेटा। अब देखिए, तो जानते हो कि मैक्सिमम जो या हो सकती है फिजिकल क्वांटिटी, उनकी संख्या कितनी हो सकती है? 3। तो अब एनर्जी है, वेलोसिटी है और टाइम है। देखो बेटा, अब m इक्वल टू जब करोगे तो यहाँ कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा, एनर्जी पर a, वेलोसिटी पर b माना और c। जानते हो बेटा कि a और b, देखो बेटा a और b और c, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डायमेंशन। यानी कहा जाए कि डायमेंशन क्या होता है बेटा? द पावर रेस्ट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट द डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज नोन एज द पावर। यानी कि जो तुम पावर रीच करते, पावर लगाते हो ना बेटा, उसको बोलते हैं डायमेंशन। तो सपोज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज E, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज B एंड द डायमेंशन ऑफ टाइम इज C। मान लिया बेटा। अच्छा, अब दोनों साइड का क्या किया? दोनों बेटा की टेकन द डायमेंशन ऑफ द बोथ साइड, तो दोनों साइड का डायमेंशन ले लिया। तो इधर लेफ्ट हैंड में तो खाली मास है, तो खाली मास का रहेगा, L पर इसका डायमेंशन 0 हो जाएगा, T का 0 हो जाएगा। अच्छा, एनर्जी है बेटा, देखो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन लोगे तो एनर्जी का आपको डायमेंशनल इक्वेशन पता है बेटा कि mL²T⁻² होता है, और यहाँ पर लगा दिया डायमेंशन A पूरे पर लगा दिया पावर, यहाँ पर L⁻⁻1 बेटा B लगा दिया, B माने हैं आप वेलोसिटी का डायमेंशन, और यहाँ पर टाइम का क्या माने बेटा? C माने हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने प्रोसेस मालूम बेटा कि सभी पर पावर जो यहाँ डायमेंशन लगा हुआ है सब पर आ जाएगा। तो m पावर a हो गया, L पावर 2a हो गया, T पावर -7 ना बेटा, -2 है तो -2a हो गया। जस्ट ऐसे इस ब्रैकेट में देखो बेटा, तो L पावर b हो गया, T पावर -b हो गया, T पावर -1 है तो -b हो जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो, और यहाँ पर T पावर c हो गया। अब देखो बेटा, सभी m को एक पास कर लेते हो और सभी L को एक पास और सभी T को एक पास कर देते हो बेटा। तो m सभी एक ही m है राइट हैंड में, तो एक ही रहने दिया। L देखो बेटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो प्लस कर दिया। T यहाँ पर भी है, सभी में T है बेटा, तो T पर यहाँ -2 दो बेटा, यहाँ पर -2 था A था, -2 हो गया, -B था, -B हो गया, ये C था तो C हो गया, प्लस में था, हो गया बेटा। अब क्या किया बेटा? दोनों तो साइड से कंपेयर कर दिया। तो जानते बेटा कि लेफ्ट हैंड में तो खाली m है अकेला, और को तो कुछ है नहीं, तो m पर कितना पावर है? 1। और इधर कितना पावर है बेटा m पर? तो m पर है a, यानी कि साफ दिख रहा है कि a बराबर 1 हो गया, यानी कि सबका पावर m का बराबर कर दिया, L का बराबर कर दिया ना। लेफ्ट हैंड में जो भी L रहेगा, राइट हैंड में जो भी L रहेगा बेटा बराबर कर देंगे। m का जो रहेगा उसको बराबर कर देंगे, T का जो रहेगा उसको बराबर कर दोगे बेटा। अब देखो, अब जब हमने B को बराबर किया तो क्या पाए? 2a है, 2a प्लस B, 2a प्लस B बराबर 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड में L का जो डायमेंशन है वो 0 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2a बराबर -b होगा बेटा, a बराबर -b/2 हो गया। अच्छा, और a का मान 1 मिला हुआ था, तो -b/2 बराबर 1 हो गया, तो b बराबर कितना हो गया? b बराबर -2 हो गया। तो a भी मिल गया और b भी मिल गया। अब देखो बेटा, अब फिर क्या हुआ? अब यहाँ पे चला जाए इस वाले पर, t वाले पर। t का लेफ्ट हैंड में 0 है बेटा, और t का राइट हैंड में कितना? -2a -b प्लस c है, लेकिन ये बराबर किसके होना? 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड में 0 है। तो अब इसको सॉल्व कर दिया बेटा, a की वैल्यू रखा, b की वैल्यू रख दिया, c का मान 0 आ गया। देखो बेटा, तो c की वैल्यू 0 है, तो a बराबर कितना आया? 1, b बराबर कितना आया? -2, c बराबर कितना आया? 0। अब जो इक्वेशन नंबर 1 होता है बेटा ना, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी थी। तो m बराबर हम लोग क्या माने थे? m प्रोपोर्शनल क्या माने थे बेटा? कि m प्रोपोर्शनल माने थे हम लोग e v पावर -2 ना बेटा, e पर डिपेंड कर रहा था a का मान, b पर b t पावर c का, तो c 0 है, 0 हो गया। तो बेटा b का -2 आया है ना, तो -2 हो गया, और e पर 1 आया है ना, तो कुछ नहीं रहा। दैट इज द आंसर। कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब बेटा नंबर 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखिए, कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3 and 5। जो बेटा 2 फोर्स हैं
तो 3:5 इस 28 कह रहा है कि दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड 3:5 के भार में है और उनका रिजल्टेंट कह रहा है ना बेटा कि 28 न्यूटन है। एंगल बिटवीन देम इज 28 न्यूटन और उनके बीच का एंगल बेटा या 28 न्यूटन तो हो गया ना बेटा, ये एंगल बोल रहा है ना बेटा, तो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है। तो इनके बीच का एंगल है बेटा 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक बेटा। तो ये हटा दीजिए, ये 60 डिग्री दिया हुआ। क्या है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लार्जर फोर्स। ध्यान दीजिए बेटा, लार्जर फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना था। अब यहाँ पर क्या है 30 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 5 न्यूटन। चलो बेटा देखा जाए। सपोज फोर्सेज आर 3F, यानी कि 3 और एक फोर्स F1 है, दूसरा F2 है। 3 और 5 का रेशियो है। तो देख बेटा, यदि सपोज कि पहले फोर्स को 3F मान लिया, दूसरे को 5F मान लिया, तो बात वही हुई F1 अपान F2 बराबर 3:5 हो गया। अच्छा, अब जानते बेटा कि इनका रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन लगा दिया, 28 रख दिया, क्योंकि ये मान दिया है रिजल्टेंट ना दोनों का 28 दिया हुआ है। 28 आपने लगा दिया अंडर रूट क्या F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और F1 कितना है हमारा 3F का होल स्क्वायर प्लस 5F का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 यानी 2 इंटू 3F इंटू 5 एंड इंटू क्या cos 60, यानी कि दो उनके बीच का दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना बेटा 60, तो cos 60 हो गया। इसको सॉल्व कर दिया बेटा, देखिए सॉल्व कर दिया तो 28 ये वही रहा बेटा, और इधर से देखिए अंडर रूट में था बेटा, ये अंडर रूट में था, तो अंडर रूट यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए और इसको सॉल्व कर दो बेटा, पूरे को सॉल्व कर दीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा 49F स्क्वायर मिल जाएगा। 2 से 2 वहाँ कैंसिल है बेटा, 15 और 25, तो 50 25 40 हो गया, और ये 9 यहाँ पे है, 49F स्क्वायर हो गया बेटा। रूट निकल गया, 7F आ गया, तो 7F बराबर 28 हुआ, तो F बराबर 4 हो गया, यानी कि जो रेशियो था वो 4F बराबर 4 आया। अच्छा, और हम लोग का पहला फोर्स क्या उनका था बेटा 3F था, तो 3F बराबर 3 इंटू 4 यानी कि 12 न्यूटन हो गया। और दूसरा जो लार्जेस्ट फोर्स बड़ा वाला फोर्स था वो क्या था बेटा F2, 5F था, तो 5 इंटू 4 यानी कि 20 न्यूटन हो गया। ओके बेटा, 20 न्यूटन, यानी कि जो फोर्सेज हुए वो कौन कौन हुए 12 न्यूटन एंड कौन सा 20 न्यूटन। तो पूछा है लार्जर फोर्स बताना था बेटा, तो लार्जर फोर्स जब पूछा है तो लार्जर फोर्स कौन सा है हमारा 20 न्यूटन, यानी कि ये आंसर किस पे मारना था बेटा सी नंबर, ऑप्शन सी पर मारना था निशान, लार्जर फोर्स बताना था। तो लार्जर का मतलब क्या हुआ बेटा 20 न्यूटन। ओके बेटा, 20 न्यूटन पे निशान मारना था, यानी कि जिसमें 20 है उसी पे निशान मारना था आपको, तो आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा बेटा कि ये फोर्स F इक्वल टू 2I प्लस 3J माइनस K न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच इज फ्री टू रोटेट, यानी कि कोई वस्तु बेटा जो फ्री है रोटेट होने के लिए, यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ना सपोज करें कि ये एक रॉड है और यहाँ पर फिक्स कर दिया जाए, यहाँ पर फोर्स लगाएं, तो इसके अबाउट ईयर रोटेट करने के लिए क्या है रॉड फ्री है। तो कह रहा है कि टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस एट डिस्टेंस r इक्वल टू सो मच, यानी बेटा ये जो वेक्टर है यहाँ जहाँ फोर्स लगा हुआ है, फोर्स लगा है F और ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस वेक्टर r बेटा। तो अब आप इसमें कह रहा है आपको क्या कि व्हाट इज द टार्क, यानी कि आपको टार्क बताना है। तो जानते हो बेटा कि टार्क बराबर क्या होता है, यानी कि टार्क वह एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो किसी वस्तु को रोटेट कराता है, यानी कि टार्क हैज टर्निंग इफेक्ट, यानी टार्क का काम ही है किसी वस्तु को रोटेट कराना। तो अब बेटा टार्क बराबर बेटा, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो टार्क जो है ना टार्क इज द, जो बेटा टार्क होता ही क्या बेटा, तो टार्क इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर F, यानी कि टार्क किसी भी कहीं पर हम फोर्स लगाएं तो फोर्स से नहीं बॉडी रोटेट होती है, यानी कि फोर्स एंड डिस्टेंस बोथ हैज इफेक्ट टू रोटेट ए बॉडी एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस इज नोन एज द टार्क। Torque is the vector quantity, and therefore to find the value of the torque you have to cross product of the position vector r and the force। और जो बेटा अब टार्क बराबर क्या हो गया, तो टार्क बराबर कैसे निकालते बेटा I J K, पहले r की वैल्यू रखोगे ऊपर और फिर नीचे f की वैल्यू रखोगे, तो r की वैल्यू ये दिया बेटा I माइनस जे प्लस 6K, और यहाँ पर है बेटा 2I प्लस 3J माइनस K दिया है किसका फोर्स का। अब जानते हो बेटा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं,
तो आई जे के लिख दिया जाता है। पहला वाला वेक्टर की जो भी आई जे के का कोफिशिएंट बेटा उसको चिन्ह सहित लिख दिया जाता है। फिर दूसरा वाला जो वेक्टर बेटा फोर्स है तो उसके कोफिशिएंट को लिख दिया जाता है। अब जानते हो बेटा, अब देखो एक बार जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का ना बेटा, मैं वीडियो में पढ़ा हुआ है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो अब थ्योरी में जाकर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। या न्यूमेरिकल केवल मैं सॉल्व करके न्यूमेरिकल आंसर बताने के लिए है बेटा यह, और आपको डिटेल में मैं समझाया हूँ दूसरे वीडियो में। तो बेटा तो एक बार क्या करेंगे, आई ले लेंगे और ये माइनर बना देते हैं बेटा। तो जो आई, एक बार आई लेंगे, एक बार जे लेंगे और एक बार के लेंगे। जब बेटा आई लेंगे ना, जब आई लेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन छोड़ देंगे, जो बचेगा 4 उसको उतार लेंगे। -1 6 3 एंड -1 अगेन टेक इन। बेटा जानते हो कि जे हमेशा माइनस में रखा जाता है, तो जे को माइनस कर दो बेटा, जस्ट वर्टिकल लाइन छोड़ दो बेटा, हॉरिजॉन्टल छोड़ दो, तो 1 2 6 -1 1 2 6 -1। फिर ऐसे बेटा अब के देखो, वैसे ही के ले लेंगे एक बार, के हमेशा प्लस में रहेगा बेटा, तो के लेंगे, वर्टिकल लाइन छोड़ दीजिए, 1 -1 2 3 1 -1 2 3 हो गया बेटा। अब देखिए अब आई बाहर था ही, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं बेटा और इसके मल्टीप्लीकेशन को माइनस करते हैं, तो -1 1 बन जाएगा और यहाँ पर -18 हो जाएगा और यह आ जाएगा -17। अब देखो बेटा यहाँ माइनस जे बाहर था और -12 और -12 और -1 -13 हुआ बेटा, और जब ब्रैकेट चूंकि बाहर है तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया। और यहाँ पर क्या बेटा 3 एंड 2 है बेटा, तो 3 एंड 2 5 हो गया। तो दिस इज द आंसर, यानी कि ये आंसर कौन सा था, बी ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके बेटा, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 4, और 4 का ऑप्शन कौन सा सही था बेटा, ऑप्शन यस ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके बेटा, तो नंबर 5 दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी फंटास्टिक क्वेश्चन। ओके बेटा देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यह एक डिस्क है या कोई व्हील, कह रहा है कि यह कोई व्हील है, व्हील मीन्स की कोई डिस्क है, और ये वर्टिकल ये रखा गया बेटा, ये वर्टिकल रखा गया है ये डिस्क। और जब देखो ना इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है, और यहाँ पर है पॉइंट P है, ये पॉइंट है बेटा, ये P, ठीक है बेटा, ये पॉइंट है P, और यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है। अब क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि ड्यू टू ए फोर्स व्हील कवर्स हाफ रिवॉल्यूशन, यानी कि जब यहाँ पर ये फोर्स लगाया बेटा, तो इसमें कहा जा रहा है कि ड्यू टू फोर्स ये व्हील कवर्स हाफ रिवॉल्यूशन करता है ये हाफ रिवॉल्यूशन। What is the displacement of the point P on the wheel? कह रहा बेटा कि यहाँ पर एक पॉइंट, इस व्हील के ऊपर एक पॉइंट पेन से सपोज कर निशान लगा दिए हैं P, और वो अभी कहाँ पर है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जमीन के संपर्क में है ना। अच्छा जब आप फोर्स लगाए हैं तो ये आधा रिवॉल्यूशन के बाद में पूछ रहा है कि यह पॉइंट जो व्हील पे लगा हुआ था उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जानते बेटा कि डिस्प्लेसमेंट होता ही क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अब जा देखिए, तो जब आप यह दो बेटा, तो जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो जब ये रोल किया और रोल कर करके अब वह इस पोजीशन में आ गया, अब इस पोजीशन में आएगा, तो जब आधे देखो पूरा चक्कर लगाता तो यह पॉइंट फिर यहीं पे आ गया होता, P पॉइंट यहीं फिर आ गया होता। कब, जब पूरा लगाया होता तब। आधा लगाया तो आधा देखो बेटा यही हुआ ना, आधा लगाया, आधा का मतलब क्या हुआ कि अब ये पॉइंट यहाँ पहुँचा होगा, ठीक, यानी कि आधे चक्कर के बाद में जो P पॉइंट है वो यहाँ आ गया होगा। अच्छा अब पूरा चक्कर लगाया होता तो यह पूरा सरकमफ्रेंस के बराबर, एक कोई भी व्हील है ना बेटा, तो वह एक चक्कर में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस आगे बढ़ता है। तो हाफ चक्कर लगाया है, बोला है कि हाफ ही चक्कर लगा है, पूरा लगाया नहीं है, हाफ लगाया है। तो जब वो हाफ लगाया है तो यह कितना आगे बढ़ा होगा बेटा, जब हाफ लगाया तो कितना आगे बढ़ा होगा, पाई आर बढ़ा होगा। तो ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई पाई आर और वर्टिकल डिस्टेंस हो गई 2r, तो ये कितना हुआ d। तो अब d बराबर कितना हुआ, तो d बराबर कितना बेटा, पाई आर का होल स्क्वायर हो गया, पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। देखो बेटा ये हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है, और जानते बेटा कि डिस्प्लेसमेंट बराबर ये d बराबर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस इसका स्क्वायर पाइथागोरस पर में लगा दो, और ये 2r हो गया है तो 2r का होल स्क्वायर बेटा हो जाएगा। अब d बराबर कितना हुआ, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर को बाहर ले लिया, r हो गया बेटा, अंदर क्या होगा पाई स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर प्लस 4, तो d डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाउ मच, r
under root pi square plus 4 means the option number C will be the correct option. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. बेटा देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द फैंटास्टिक ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बेटा क्लियर हो गए, कहीं कोई डाउट? नो ना. फिजिक्स बहुत आसान होती है, देखिए बस ऐसे ही करना था. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टिकल रिंग इज प्लेस्ड वर्टिकली इन एक्स वाई प्लेन. एक कोई एक्स वाई प्लेन बेटा और एक रिंग है ना. रिंग मीन्स क्या, कोई मान लीजिए वायर है, वायर को सर्कुलर फॉर्म में बना दीजिए तो वही रिंग है. तो बेटा तो कह रहा है कि वर्टिकल रिंग इज प्लेस्ड वर्टिकली इन एक्स वाई प्लेन. तो बेटा एक्स वाई प्लेन जैसे मान लो बेटा कि ग्राउंड फर्श है, एक्स वाई प्लेन है, एक वर्टिकल रिंग ऐसे ही खड़ा करके रख दीजिए उसको ना. देखो बेटा जैसे यहाँ पे रखा हुआ है. अच्छा कह रहा है कि ए बी एंड ए सी आर कॉर्ड. तो बेटा अब कह रहा है कि ए बी एंड ए सी आर कॉर्ड. बेटा तो ए बी, अब यहाँ पे पॉइंट है ए बेटा और ये है बी, तो ए बी एक कार्ड बेटा और यहाँ पर ए से सी. ये बेटा देखो ये कार्ड ये है और एक कार्ड ये है, ये दो कार्ड हैं. अब इसके बाद में क्या कह रहा है? नहीं बेटा अब इसके बाद में क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेट पार्टिकल्स रिलीज्ड. अब देखो बेटा एक पार्टिकल यहाँ पर दो पार्टिकल हैं, एक इस कार्ड पे रखा हुआ है, किस कार्ड पे रखा हुआ है. और आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है बेटा, कह रहा है कि लेट पार्टिकल्स रिलीज्ड देन व्हिच वन रीच फर्स्ट ऑन द सर्कमफ्रेंस. क्या बेटा कि ये सर्कमफ्रेंस जो दिख रहा है बेटा इसका परिधि इसकी, तो कह रहा है कि यदि दोनों को छोड़ दिया जाए बेटा, दोनों पार्टिकल को छोड़ दिया जाए तो कौन पहले पहुंचेगा? ये वाला पहुंचेगा पहले कि ये वाला पहुंचेगा पहले? यस, दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्या करो बेटा, कैसे सॉल्व करोगे? ऑप्शंस दो बेटा, यहाँ पे दिए हुए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको. फैंटास्टिक, बहुत अच्छे करोगे कैसे? व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन? ओके बेटा अब जैसा देखिए, अब देखो बेटा जब हम एक पार्टिकल को लेके आइए, चलिए प्रूफ करते हैं. तो यहाँ पर सपोज कर बेटा कि यह एक पार्टिकल है और इसको आपने यहाँ छोड़ दिया. छोड़ने का मतलब कि u बराबर 0 मीन्स देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो जब आप इसको छोड़ दिए बेटा तो आप जैसे सपोज करो कि बेटा ये आगे ऐसे इस पर जा रहा है. ओके एंड नाउ हियर व्हाट विल बी द कंसेप्ट ऑफ द लीनियरिटी. जानते बेटा कि गैलीलियो का कंडीशन कहता है, क्या कहता है कि कहीं पर भी जब भी आप गैलीलियो का इक्वेशन लगाते हो v बराबर u प्लस ए टी या h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s या s n इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू n माइनस 1. तो जब भी कभी इस क्वेश्चन को लगाते हैं बेटा तो ऑल द वेक्टर शुड बी लीनियर, यानी कि u v एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल शुड बी इन द सेम डायरेक्शन. Here what is given, since the particle is here, g is acting downward in the downward direction, then what will happen here? Since this for this angle, here will be component of means motion is being here. Motion is being here on this inclined plane and there g is here. तो क्या हो रहा है? तो यहाँ पर बेटा g यानी कि जो लीनियरिटी का कंडीशन है गैलीलियो का, उसका वायोलेशन हो रहा है. तो अब अच्छा, और जानते हो बेटा कि ऑल वेक्टर शुड बी लीनियर, यानी सबको एक लाइन में होना चाहिए. तो सबको एक लाइन में होने के लिए जी का कंपोनेंट बना दिया बेटा, और जब जी का कंपोनेंट बनाएंगे तो जी का कंपोनेंट जी का थीटा इस पर आ जाए बेटा. आपको मैं बताया हूँ पहले भी कि इस एंगल के लिए जब ग्राउंड पे एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए साइन आता है, और जब ऊपर के एंगल के लिए बेटा क्या आता है, वो जी कॉस थीटा आता है. तो यहाँ पे हो गया जी कॉस थीटा. तो बेटा यानी कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है मिला बेटा, जी तो यहाँ है ना, जी यहाँ है, तो आपको एक्सेलरेशन जहाँ मोशन हो रहा है वहाँ पे कितना मिला? आपको मिला जी कॉस थीटा मिला. ओके एंड नाउ द डिस्टेंस ए सी विल बी हाउ मच? डिस्टेंस ए सी इक्वल टू, जानते हो बेटा कि ए सी विल बी हाउ मच? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू नो द इक्वेशन. देयरफॉर ए सी विल बी हाउ मच? यू इज 0 हियर, देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू इट विल बी 0 प्लस हाफ ए एंड ए विल बी हाउ मच? इक्वल टू जी कॉस थीटा t square. And then what will be happen? Now calculate the value of AC. तो यस फॉर दिस एंगल क्या होगा बेटा? cos थीटा बराबर, इस एंगल के बेटा cos थीटा की वैल्यू निकालोगे. cos थीटा बराबर क्या हुआ? देश अपान देश, यानी कि AC अपान AB. AC देखो बेटा यह AC बराबर कितना हो गया? और जानते हैं कि क्लास 8 में आप पढ़े होंगे कि रेक्टेंगल में बना हुआ जो हाफ सर्किल में बना हुआ कोई भी ट्रायंगल हमेशा क्या होता है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल होता है. तो वही यहाँ पर यूज़ किया. तो cos थीटा बराबर ए सी अपान ए बी होगा बेटा. देयरफॉर ए सी विल बी हाउ मच? ए बी cos थीटा. तो ए सी माइंड हियर ए सी इक्वल टू क्या बेटा? ए बी cos थीटा हो गया.
तो ए सी बराबर क्या हुआ, ए बी का मान कितना बेटा, ए बी बेटा देखो यहाँ डायग्राम में ए से लेकर के बी, यानी कि यह क्या बेटा 2r हो गया, आर ए और आर ए, तो दोनों मिला करके 2r हो गया, तो 2r हो गया, यानी कि ए बी की वैल्यू 2r के बराबर हो गई, हो गया बेटा। तो ए बी की वैल्यू 2r के बराबर हो गया। तो ए सी बराबर कितना हो गया, ए बी कॉस थीटा। तो ए सी बराबर कितना हो गया बेटा, तो ए सी बराबर हो गया 2r कॉस थीटा, क्लियर। तो ए सी बराबर हो गया 2r कॉस थीटा। अब जाते बेटा इसके बाद क्या हुआ, तो ए सी के स्थान पर रख दिया 2r कॉस थीटा, तो बेटा यहाँ 2r कॉस थीटा रखा और हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर हो गया बेटा। अब फिर देखो बेटा यहाँ से कॉस थीटा दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4r अपॉन जी, देयरफॉर टी विल बी हाउ मच, तो टी विल बी अंडर रूट बेटा, तो टी विल बी अंडर रूट 4r अपॉन जी, यानी कि टी बराबर क्या होगा बेटा 2 बाहर आ गया, आर अंडर रूट r अपॉन जी। तो आंसर इज व्हाट विल बी द आंसर, आंसर इज डी, क्या बेटा आंसर इज डी, हो गया बेटा। तो आंसर बेटा आंसर हो गया डी। तो अब देखो बेटा, तो टी डज नॉट, अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई बेटा। प्रूफ करने के बाद हम लोग देखें कि जो टी की वैल्यू आई ना बेटा, देखो बेटा टी की वैल्यू आई, तो इस समय देख रहे बेटा काश दोनों साइड से कैंसिल हो गया, यानी कि थीटा आया ही नहीं। तो जब थीटा आया ही नहीं तो टी इक्वल टू 2 अंडर रूट आर बाई जी आ रहा है, यानी कि थीटा है ही नहीं इसमें। तो ये क्या शो कर रहा है बेटा, ये शो कर रहा है कि टी बराबर मिलता है, आया प्रूफ करने पर कि अंडर रूट आर अपॉन जी, मीन्स ये हुआ बेटा कि टी डज नॉट डिपेंड्स ऑन थीटा, यानी कि टी का मान थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो जब टी का मान थीटा के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता ना, तो सपोज करिए कि यह एक सर्किल है और यहाँ पर कोई एक लाइन चाहे यहाँ बना दे, एक कोई यहाँ बना दे कार्ड, एक कोई कार्ड यहाँ बना दे। अब एक ही समय यदि एक पार्टिकल यहाँ छोड़ दिया जाए, या इस कार्ड पर एक यहाँ छोड़ दिया जाए, एक यहाँ छोड़ दिया जाए, तो जितने देर में ये यहाँ आएगा उतने ही देर में ये यहाँ पहुँचेगा, उतने ही देर में यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि यह कितना थीटा बना रहे हैं इस थीटा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो टाइम टेकन डज नॉट डिपेंड ऑन द थीटा एंड देयरफॉर द टाइम फॉर दिस मीन्स कि जितना समय यहाँ होगा उतना ही समय यहाँ होगा और उतना ही समय यहाँ होगा, क्लियर। तो दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट, मीन्स द आंसर विल बी लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि ए बॉय इज रनिंग विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। जो बेटा तो ए बॉय, सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन के लिए बेटा। तो कह रहा है कि बॉय इज रनिंग विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन द ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि कोई लड़का बेटा ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है एंड टेक्स 5 सेकेंड टू टर्न इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और 5 सेकेंड लगा है इसको बेटा, मुड़ने में 5 सेकेंड लगा, टर्निंग में 5 सेकेंड में या नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया है। कह रहा कि व्हाट इज द एवरेज आइसोलेशन प्रोड्यूस्ड एंड इट्स डायरेक्शन। कह रहा कि अब बताओ कि उसका एवरेज आइसोलेशन क्या है। अब जो बेटा पहले वो कहाँ पे जा रहा था ना बेटा, देखिए पहले वो किस डायरेक्शन में जा रहा था बेटा, तो यहाँ पर देखो बेटा पहले वो जा रहा था ईस्ट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन सपोज कर बेटा कि यह ईस्ट है, तो पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था स्ट्रेट इधर, और यहाँ पर इस पॉइंट पर बेटा वो क्या किया है कि वह डेल्टा टी समय 5 सेकंड का लिया है और नॉर्थ डायरेक्शन में वो टर्न किया है, ये टर्निंग में 5 सेकंड का समय लगा है। ओके अब जा देखो बेटा, तो जानते हो कि अब ये हमको बताना, हम लोग से पूछा क्या गया है, तो हम लोग से पूछा गया बेटा कि एवरेज आइसोलेशन बराबर क्या होता है। तो आप जानते बेटा कि एवरेज आइसोलेशन क्या होता है। एवरेज आइसोलेशन क्या बेटा, तो चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन इन द चेंज। तो बेटा ये होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब आपको डेल्टा वी बताना है, तो जानते हो बेटा कि जब कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो डेल्टा वी बराबर कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट बेटा। जब भी कभी किसी भी चीज़, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का बेटा मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना हो रहा हो तो हमेशा डेल्टा वी बराबर आता है 2v साइन थीटा बाई 2, जहाँ पर थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। अब यहाँ पर एंगल कितना बेटा, तो देखो ये इधर जा रहा था ईस्ट में, फिर हुआ नॉर्थ में, यानी कि एंगल कितना है 90 डिग्री।
90 डिग्री, तो साइन 90/2। ओके बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया, डेल्टा वी बराबर क्या हुआ बेटा, तो 2 × 10, यानी कि वी का मान क्या है, 2 फार्मूले में है बेटा, और वी दिया है 10, तो 2 × 10 साइन 90/40 दो बेटा। अब यहाँ कितना हो गया, 20 साइन 45। अब ये बता 20 साइन 45, साइन 45 1/√2 हुआ। ओके बेटा। अच्छा, अब नीचे ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए बेटा, तो 2 नीचे हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हुआ तो आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब टाइम कितना लगा था, 5 सेकेंड, तो 10√2/5 से डिवीजन किया बेटा, तो 5 से कैंसिल हुआ, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बेटा, तो फाइनल आंसर हुआ 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो बेटा, चूंकि पहले जा रहा था इधर, ओके। अच्छा, अब ये क्या था, V1, तो जानते हो बेटा कि सब्ट्रैक्शन का कोई अलग से नियम होता नहीं, और जब भी आप चेंज निकालते हो ना, आप निकालना डेल्टा V, तो क्या कहेंगे, V2 माइनस V1, तो डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट V1 वेक्टर V1 फ्रॉम वेक्टर V2। अब जानते बेटा कि सब्ट्रैक्शन का अलग से नियम होता नहीं, तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते बेटा, सब्ट्रैक्शन के लिए ना वेक्टर V2 प्लस और इसके डायरेक्शन को क्या कर दें, रिवर्स, यानी कि V1 के डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है, और V1 के डायरेक्शन को रिवर्स कर क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो एडिशन कर दे बेटा, इसका मतलब एडिशन देखो। अब यहाँ पे क्या किया है, देखो बेटा, तो यहाँ V1 हमारा इधर था पहले ना, ईस्ट में जा रहा था, हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ईस्ट वेस्ट में हो गया, तब रिवर्स किया, पहले ईस्ट में था, रिवर्स किया तो वेस्ट हो गया। और ये नॉर्थ है, आपको दिया ही है कि वो फाइनल पोजीशन उसका नॉर्थ में है। तो अब इन दोनों का कौन सा नियम लगेगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगेगा बेटा यहाँ। और क्यों लगेगा, तो आपको पूरे रीजन्स मालूम है बेटा कि कभी भी क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, कि लेट देयर आर टू वेक्टर्स which can be represented by the two adjacent sides of the parallelogram in the opposite sense, then the diagonal of the parallelogram always represent the addition of these two. Okay बेटा, तो देखो, तो अब इन दोनों का एडिशन के लिए लॉ पैरेललोग्राम लगे, यानी कि इसका जो डायगोनल होगा बेटा, यह डायगोनल इसका रिजल्ट बताएगा। तो डेल्टा V बराबर कितना हुआ, V2 प्लस माइनस V1, एंड दिस इज द रिजल्ट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आया 2√2, और रिजल्ट कहाँ पर आया बेटा, ये तो ये क्या हुआ, नॉर्थ, ये क्या है, वेस्ट, तो किधर गया है, वेस्ट की तरफ, यानी कि कैसे पढ़ेंगे इसको, वेस्ट नॉर्थ, या यूँ कहें कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो किस पे निशान मारना था, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक कोई इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से रखा हुआ है, और यहाँ पर एक मास है, और इस मास को ना बेटा यहाँ रिलीज कर दिया गया, यानी कि इसको छोड़ दिया यहाँ पर, और यहाँ पर छोड़ दिया बेटा, यहाँ रिलीज कर दिया गया उसको। और यहाँ पर बता रहा है बेटा कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी पहले छोड़ दिया गया ऊपर कहीं, और वह कांस्टेंट वेलोसिटी v से गिर रहा है कंटिन्यू। और यहाँ पर दिखाया गया है बेटा इसको कि यह वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट बनी रहती है ना, v कांस्टेंट बना रहता है, मीन्स वेलोसिटी में चेंज नहीं कंसीडर करना है। और यहाँ जब वो पहुँचता है पॉइंट P पर, तो कह रहा है कि इस पॉइंट P पर उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा होगा। तो अब यहाँ बोला गया बेटा कि ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, यानी कि सभी सरफेस स्मूथ हैं। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P, तो बताओ कि P पर पॉइंट पर कितना है, और यहाँ v दिया है बेटा, v कांस्टेंट है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर सॉल्व करने का जानते हैं बेटा कि कहीं पर भी जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, सीधी सी बात होती है कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा T होता है। और डेल्टा V का मतलब क्या होता है, अभी देखा है आपने पिछले क्वेश्चन में बेटा कि डेल्टा V बराबर क्या होता है, V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा T होता है। और जानते हो कि सब्ट्रैक्शन का कोई अलग से नियम होता नहीं है, और जब भी हमको कभी माइनस V2 वैसे मान लीजिए माइनस V1 करना है, तो V1 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे बेटा, V1 की साइन को माइनस कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और उसमें एडिशन कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखो बेटा क्या है इस क्वेश्चन में, यह V1 देखिए वेलोसिटी V1, पहले V1 ये था बेटा, V1 ये था, ये का मतलब क्या हुआ कि सीधी लाइन ये है V1 का डायरेक्शन। लेकिन बाद में जब यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गया, अब इधर जाने लगा, लेकिन अभी भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, v ही है, यानी कि अब यह हो गया V2 और ये हो गया V1, हुआ ना बेटा, ये V1 है हमारा और ये V2 है।
दोनों के बीच के यदि एंगल को देखा जाए कि एंगल कितना है दोनों के बीच का, तो देखो बेटा अब यहाँ एंगल कितना है, तो ये थीटा है और ये पूरी लाइन 180 की है, तो थीटा कितना हो गया 180 माइनस थीटा हो गया। जानते हैं कि जब दो वेक्टर कहीं पर भी होते हैं बेटा, दो वेक्टर और उनके बीच का एंगल आपको पता हो तो उनका सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आपको याद है कि आर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, आपको याद है। तो थीटा हमारा यहाँ 180 माइनस थीटा हो गया बेटा। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे डेल्टा v बराबर क्या करना बेटा, जो नियम है आप लगा दिए यहाँ पर। डेल्टा v की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो जानते हो बेटा कि v और v यानी कि v1 v2 हमारे दोनों बराबर ही है, कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2v इंटू कास 180 माइनस थीटा, है ना बेटा। अच्छा आज जब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो डेल्टा v बराबर 2v स्क्वायर आएगा बेटा। अब फिर आगे देखिएगा डेल्टा v बराबर 2v स्क्वायर इंटू 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 हुआ, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस कास थीटा आया बेटा। देखिए 1 प्लस कास थीटा, और ध्यान रहे कि 1 प्लस कास थीटा बराबर होता है ना 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पर 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 हुआ, तो 2 इंटू 2 4v स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बाई 2 हुआ। अब यहाँ पर सबका रूट निकल जाएगा तो बाहर आया कितना, डेल्टा v इक्वल टू 2v कास थीटा बाई 2, यानी कि अब बेटा अब जानते हैं आप कि यहाँ पर होता है जनरल डेल्टा v बराबर क्या होता है 2v साइन थीटा बाई 2 होता है, लेकिन यह तब होता है जब एंगल 90 से कम होता है। चूंकि यहाँ पर एंगल 90 से ज़्यादा 180 माइनस थीटा था, 90 से ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पर क्या हुआ प्लस आया, और प्लस की वजह से बेटा साइन के बजाय कास आया। तो याद रहे कि जब कभी भी एंगल 180 माइनस थीटा बन जाए तब फिर क्या वैल्यू आएगी, तो 2v cos थीटा अपॉन 2 आएगी। और डेल्टा टी टाइम इंटरवल है जिसमें चेंज हुआ है, तो देयरफॉर एवरेज आइसोलेशन विल बी हाउ मच, तो देयरफॉर एवरेज आइसोलेशन विल बी 2v cos थीटा बाई 2 डेल्टा टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर ऑप्शंस विल बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो कह रहा है बेटा कि 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन ए रोड एंड माउंटेड हिज अम्ब्रेला एट 60 डिग्री। बेटा मोस्ट वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। कोई लड़का सड़क पे खड़ा, बेटा कह रहा है कि कोई लड़का सड़क पे खड़ा है एंड माउंटेड हिज अम्ब्रेला एट द 60 डिग्री, और अपने अम्ब्रेला को बेटा वो 60 डिग्री पर लगा करके खड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि वह लड़का रेस्ट में है, खड़ा है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब कि रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है नहीं, और रेनिंग का जो डायरेक्शन, जो वाटर की ड्रॉप्स गिर रही हैं वह वर्टिकल से 60 डिग्री पर गिर रही है, बिल्कुल अंडरस्टूड है, क्लियर है। तो विथ वर्टिकल टू कीप रेन अवे, ओके बेटा। और कह रहा है कि ही स्टार्ट रनिंग विद द स्पीड 5√3 मीटर पर सेकेंड। अब वो क्या करता है, अम्ब्रेला को फेंक देता है एंड स्टार्ट रनिंग, और वो क्या करना रहता है, दौड़ना शुरू कर देता है। एंड फाउंड दैट रेन स्ट्राइकिंग वर्टिकली ऑन हिज हेड। तो जब वह अम्ब्रेला फेंक के दौड़ने लगता है बेटा, तो वह पाता है कि उसके सर पर जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो वर्टिकल गिर रही है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका था तो रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो गई, तभी ऐसा हुआ, तभी उसको वर्टिकल केवल दिख रहा है। तो यदि हमको कहीं पर केवल वर्टिकल वेलोसिटी मिल रही है या फाइंड हो रही है, तो इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बिकम्स 0, तभी तो खाली वर्टिकल मिल रहा है। तो देखो बेटा कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द बॉय। तो कह रहा है कि आपको VRV का मान बताना है, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द बॉय, एंड देयर आर सम ऑप्शंस आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। यस, व्हाट इज द वेरी फैंटास्टिक सॉल्व। देखो बेटा कि अब यहाँ पर ये मान लिया बेटा कि ये बॉय है, एक लड़का है, खड़ा है, और ये दिस इज द वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, और ये अपना अम्ब्रेला लगाया बेटा ना, ये देखो बेटा ये अम्ब्रेला लगाया, P100 फिजिक्स का, देखो बेटा ये अम्ब्रेला लगाया हुआ है। अब देखो बेटा रेनिंग किधर हो रही है, तो वर्टिकल से 60 डिग्री पर, तो यह एंगल दिया बेटा 60 डिग्री ये दिया हुआ है, ये वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पर कास कंपोनेंट आ गया बेटा, यानी कि ये देखो बेटा इधर इस डायरेक्शन में ये कौन सा आ गया बेटा, ये जो है ये डाउनवर्ड बेटा, ये कास कंपोनेंट आ गया, यानी कि यहाँ पे कास आ गया, तो वी आर कॉस 60 हो गया, और एंगल के सामने जानते बेटा साइन आता है, तो ये वी आर साइन 60 हो गया। अच्छा, जब ये लड़का अब अम्ब्रेला को फेंक कर दौड़ने लगा, तो जब वो दौड़ने लगा तो कह रहा कि केवल उसको वर्टिकल कंपोनेंट पता चलता है, यानी कि अब केवल वह इसको पता चलता है, तब ये क्या हो गया, यानी कि यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका 0 हो गया।
तो लेट स्टार्ट रनिंग विद दिस स्पीड। जो बेटा अब लड़का जब इस दौड़ने लगा, अब किधर दौड़ेगा, जिधर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में जाती हैं तब उनका रिलेटिव माइनस होता है। तो इसका रिलेटिव इधर है बेटा कितना, वी आर साइन 60। तो जब वो उसी दिशा में दौड़ेगा तब जाकर रिलेटिव उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेट स्टार्ट्स 5√3 मीटर पर सेकेंड रनिंग हॉरिजॉन्टली इन द डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रेन। देखो बेटा जिधर रेन का कंपोनेंट उधर ना, देन रिलेटिव वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी आर साइन। तो क्या हुआ बेटा, देखो रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा रेन की वेलोसिटी है वी आर साइन 60 और लड़के की वेलोसिटी हो गई 5√3 मीटर पर सेकेंड। और अब दोनों मिला करके क्या होना चाहिए बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी बराबर 0 है ना। क्यों, क्योंकि केवल वर्टिकल है, तो केवल वर्टिकल महसूस हो रहा है, इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल 0 है तभी खाली वर्टिकल महसूस हो रहा है। तो नाउ फील रेन स्ट्राइकिंग ओनली वर्टिकली, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बिकम्स 0। ओके बेटा, तो वी आर साइन 60 और यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये माइनस वी आर साइन 60 माइनस सो मच इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वी आर साइन 60 इक्वल टू 5√3। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए बेटा, तो वी आर साइन 60√3/2 हो गया इक्वल टू 5√3। √3 कैंसिल हो गया बेटा, वी आर बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मिला वी आर बराबर 10 मीटर, यानी कि इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो रेन की वेलोसिटी है वी आर वो 10 मीटर पर सेकेंड है बेटा। ओके अच्छा, अब जब देखिएगा अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन समाप्त हो गया, नहीं, अभी तो आपने वी आर रेन की वेलोसिटी निकाला है और आपसे क्वेश्चन में पूछा है वी आर बी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द बॉय। तो अब आपको क्या करना बेटा, वी आर बी बराबर कितना हुआ, तो वी आर बी बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी आर इंटू वी बी इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू तो आपको 60 डिग्री दिया ही है बेटा, यहाँ पुट किया गया है 60 डिग्री। और अब इसको आपने पूरी वैल्यू सॉल्व कर दिया बेटा, तो वी आर की वेलोसिटी, रेन की वेलोसिटी मिल चुकी है 10, वी बी मिल चुका बेटा 5√3, ये तो लड़के की वेलोसिटी दिया ही है क्वेश्चन में, माइनस 2ab बेटा cos 60 की वैल्यू रखा बेटा और सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको आ जाएगा कितना, 166.34 और इसका वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो नियर अबाउट लगभग आया 12.8 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। आंसर बी इज द फैंटास्टिक आंसर, 12.2 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, अगला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बॉल इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट 125 मीटर, 125 मीटर की ऊंचाई से कोई बॉल गिर रहा है। इट कवर्स H1 एंड H2 दिस हाइट इन द 2 सक्सेसिव लास्ट सेकेंड, यानी कि दो अंतिम सेकेंड, दो सक्सेसिव मीन्स लगातार, तो दो लगातार सेकेंड में H1 एंड H2 हाइट इन 2 सक्सेसिव लास्ट सेकेंड। कह कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ H1 एंड H2, तो कह रहा है बेटा कि H1 एंड H2 का रेशियो क्या होगा। अब बेटा 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप जानते हैं बेटा कि हाइट इज गिवन 125 मीटर एंड यू नो द फार्मूला ऑफ द फ्री फॉलिंग बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग। फ्रीली फॉलिंग मीन्स falling under the gravity, in the falling under the gravity na, it shows that the falling is the free falling and therefore t equal to under 2h upon g, therefore t equal to under 2h upon g and time is the 5 second। तो जो बेटा तो 5 सेकंड में तो जो वस्तु है वो ग्राउंड पे टकरा जाती है, तो दो सक्सेसिव लास्ट सेकंड कौन बोलेंगे, चौथा और पांचवा, तो चौथा और पांचवा तो H1 बराबर 4th एंड H2 बराबर 5th हो गया बेटा। तो H1 विल बी हाउ मच, तो लास्ट सेकंड वाला फार्मूला आ गया बेटा u प्लस g/2 2n-1 लगाया तो आया 35 मीटर। और लास्ट सेकंड में जानते बेटा कि 5वां सेकंड लास्ट है, तो लास्ट में जब फार्मूला लगा दिया तो H2 बराबर मिला, यहाँ पर लास्ट से निकला बेटा 45 मीटर। अब फिर क्या हुआ बेटा, H1 रेशियो H2 बराबर कितना हुआ, तो 35 रेशियो 45 यानी कि 7 रेशियो 9, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 7 रेशियो 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, तो 4 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ द मास 20 kg and magnitude of the each force is 40 Newton. What is the acceleration produced along x-axis? क्या है बेटा कि x एक्सिस के along acceleration क्या प्रोड्यूस होगा। अब जैसा देखो बेटा कि डायग्राम जैसा बना है अकॉर्डिंग टू डायग्राम इन योर पेपर, तो बेटा कि अब एक फोर्स का डायग्राम इधर बना हुआ और एक का डायग्राम इधर बना हुआ, यानी कि जानते हो बेटा कि लॉ पैरेललोग्राम के हिसाब से इसका रिजल्टेंट यहाँ पर होगा, दिस इज द रिजल्टेंट R। और एक जो बना है बेटा, एक यहाँ बना हुआ है और एक यहाँ बना हुआ है, यानी कि इसका रिजल्टेंट कहाँ पर होना है R, यानी कि दो रिजल्टेंट हमारे पास है,
एक रिजल्टेंट ऐसे है, दूसरा रिजल्टेंट ऐसे है, एक आर यहाँ है और एक आर यहाँ है। ओके बेटा, और चूंकि यह स्क्वायर है और स्क्वायर के दो डायगोनल एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो यह एंगल है बेटा 90 डिग्री। देयरफॉर द रिजल्टेंट ऑफ दिस विल बी अलोंग द वाई एक्सिस। ओके बेटा, तो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज आर, बेटा इसका इन दोनों का आर ये है और इन दोनों का इसका और इसका आर ये है, और दोनों आर आर का रिजल्टेंट कहाँ पर है, तो आर आर का रिजल्टेंट आर रूट 2 है। देखो बेटा आर रूट 2 है, वो कहाँ पर है, along the y axis, along the y axis। ओके, एंड नाउ यू कैन सॉल्व दिस इज द फाइनल रिजल्ट, या फाइनल फोर्स यहाँ है बेटा ना, ये आर, दो फोर्स का आर यहाँ, दो फोर्स का आर यहाँ, दो फोर्स का आर यहाँ, और एक आर कितना बेटा, एक आर की वैल्यू है एफ रूट 2। ये भी कितनी है, ये भी है बेटा आर इक्वल टू एफ रूट 2। ओके बेटा, अच्छा अब आर डैश बराबर क्या हुआ, आर स्क्वायर 90 डिग्री है बेटा, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, तो फाइनल आर डैश बराबर ये है आर रूट 2, और एक आर की वैल्यू है बेटा एफ रूट 2। ओके, अब जा देखना, तो आर डैश की फाइनल वैल्यू आई 80 न्यूटन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, फाइनल रिजल्ट यानी कि फाइनल फोर्स कितना हुआ 80 न्यूटन, तो उस बॉडी पर 80 न्यूटन का फोर्स काम करा। अब इस चाहते ना तो आप इस क्वेश्चन को बिना वेक्टर का लॉ लगाई कर सकते हैं। कैसे, यह दो फोर्स यह और यह एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। क्यों कैंसिल कर दिया, कि दोनों इक्वल हैं और जस्ट अपोजिट हैं और एक ही बॉडी पे काम कर रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और यह फोर्स 40 न्यूटन, यह फोर्स 40 न्यूटन बेटा, यह 40 न्यूटन का फोर्स और यह 40 न्यूटन का फोर्स, दोनों वस्तु दो बॉडी पर दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स तो वैसे ही दिख रहा है कि किधर वाई एक्सिस पर, along द वाई एक्सिस हाउ मच 80 न्यूटन, ये तो वैसे ही दिख रहा है। तो यदि लास्ट निकाल बेटा तब भी देख रहे हैं कि उतना आ जाना है बेटा, और यदि नहीं तो यदि सीधे कर दे दोनों को कट किया और फाइनल फोर्स कितना हो गया, तो फाइनल फोर्स यानी अल्टीमेटली हमको मिला कि फाइनल फोर्स 80 न्यूटन है और किधर है वाई एक्सिस पर, और मास बॉडी का दिया है 20 न्यूटन, तो ए बराबर कितना हुआ 80/20 एंड दैट इज द 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आंसर इज द ए। सो along y एक्सिस ए बराबर कितना बेटा, तो along y एक्सिस पर है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है बेटा कि x एक्सिस पर कितना एक्सेलरेशन होगा, तो x एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो आंसर है बेटा इसका 0, यानी आंसर 0 बेटा। तो ऑप्शन कौन सही है, इसका ऑप्शन ए सही है, तो ए इज द बेस्ट ऑप्शन। और जो +4 है बेटा, +4 है सही, लेकिन एक्स एक्सिस पर ना होकर के वो वाई एक्सिस पर है। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो बेटा यहाँ पर कह रहा है कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु यहाँ पर रखी गई है, दूसरी वस्तु ये बेटा यहाँ पर रखी गई है, इसका मास 2m है, इसका मास m है, तो जो m वाला है मास वाली बॉडी बेटा उसको छोड़ दी गई है यहाँ इंक्लाइंड प्लेन पर, और यह जो मास 2m है इसको वर्टिकल छोड़ दिया गया है। कह रहा है कि 2 blocks of the masses m and 2m released simultaneously from same height and both reaches on the ground in t1 and t2 second. The ratio of the t1 ratio of t1 and t2 will be, 4 ऑप्शन दिए गए बेटा। जानते हो कि इंक्लाइंड प्लेन पर जब भी हम कहीं पर किसी वस्तु को छोड़ देते बेटा, तो वह जाने में, ग्राउंड पर पहुंचने में कितना समय लेती है, t1 बराबर 1/sin थीटा √2h/g लेती है, और जब यदि वर्टिकल छोड़ते हैं किसी वस्तु को बेटा, तो वर्टिकल वाले कितना टाइम लेती है, t बराबर √2h/g लेती है, जहाँ पर थीटा कहाँ का एंगल है, साइन थीटा यहाँ का एंगल है। ओके बेटा, अब जा देखिए, तो अब दोनों का यदि डिवीजन कर दिया जाए t1/t2 का, तो 1/sin थीटा √2h/g और √2h/g 2/g कट गया, और रेशियो आया 1/sin थीटा और 1/1/√2 sin 45 है बेटा, तो sin 45 √2 बन जाएगा, √2 is 1, दैट इज द आंसर। तो आंसर हो गया, यानी कि t1/t2 = √2 रेशियो 1, आंसर कौन सा है बेटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अराइवल वेलोसिटीज इन द एबव क्वेश्चंस। बेटा उसी क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा, और जानते बेटा कि मास का कोई फर्क पड़ता नहीं, टी पर t = 2h/g टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। और बेटा अब वेलोसिटी वाली यदि बात किया जाए, देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पर जो बेटा ये वाला मान लिया जाए कि ये हाइट h है,
तो जानते हैं बेटा कि जब यहाँ छोड़ देंगे तो सिंपल सी बात है, वी स्क्वायर बराबर थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, यू स्क्वायर प्लस 2GH होता है, सिंपल ला। तो वी स्क्वायर बराबर फ्री फॉलिंग का केस है, ये 0 हो गया, और 2GH तो वी बराबर हो गया अंडर रूट क्या 2GH हो गया। अच्छा, जब इन इंक्लाइंड प्लेन पर छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो इंक्लाइंड प्लेन पर तो VA स्क्वायर, जब बेटा VA स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2G साइन थीटा इंटू इस एंगल के लिए यहाँ पर G का मान जानते हैं बेटा, याद हो गया होगा अब आपको, G साइन थीटा होता है इस एंगल के लिए। तो यू स्क्वायर इक्वल 2G साइन थीटा, यू का मान क्या बेटा, ये यू बराबर 0 है, फ्री फॉलिंग का केस है बेटा इन प्लेन के ऊपर। तो VA बराबर क्या हुआ अंडर 2G साइन थीटा इंटू एस। अब बेटा साइन थीटा बराबर देखा जाए डाया में तो H/S हुआ साइन थीटा, बेटा इसके लिए थीटा साइन थीटा का मान कहूँ क्या है, तो H/S है। अब यहाँ से यदि यस की वैल्यू निकाला जाए तो H/sin थीटा हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पे बेटा ना यस का वैल्यू रख दूँ H/sin थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया और V/√2GH ये भी आ गया। तो और तो देख रहे हैं यह कि ए वाला भी उतना ही वेलोसिटी है और बी वाला तो उतना वेलोसिटी है ही √2GH। ओके बेटा, तो VA रेशियो VB बराबर क्या हो गया 1:1, यानी कि ऑप्शन कौन सही था, ऑप्शन डी सही था बेटा, ऑप्शन डी सही था। यानी कि यहाँ पर टाइम का रेशियो यदि देखा जाए बेटा तो √2:1 आया है और वेलोसिटी का रेशियो देखा जाए तो डी आएगा ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा कि इन ए कार रेस कार ए टेक्स टाइम T सेकेंड। ओके बेटा, एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन बेटा, टाइम टी केस लेस दैन द कार बी, यानी कि कार ए की स्पीड ज़्यादा है और वह टी कम समय लिया है कार बी की तुलना में। एट द फिनिश एंड पासेस द फिनिशिंग पॉइंट विद द वेलोसिटी वी मोर, यानी कि जो कार ए है ना बेटा वह टी समय कम लेता है और वी वेलोसिटी ज़्यादा फिनिश पॉइंट पर देखा गया तो वी वेलोसिटी उसकी वी अमाउंट ज़्यादा था, यानी कि जो V2 माइनस V1 माइनस V2 का डिफरेंस था वह स्मॉल v के बराबर था। ओके, अच्छा देन कार बी कह रहा कि एज्यूमिंग द कार ए स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड ट्रेवल्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन A1 एंड A2, यानी बेटा कि यह A1 किसका है A का और A2 किसका है वो कार B का एक्सेलरेशन है। कहा कि व्हाट में बी द वेलोसिटी वी, तो कह रहा कि जो वेलोसिटी ज़्यादा थी बोला गया वह कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब सिंपल सी बात बेटा देखिए, अब जानते हो बेटा कि वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2AS, और कहा कि कार ए को बोला है कि वह स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो यू का मान 0 दिया हुआ है, तो वी स्क्वायर बराबर 2AS हो गया, यानी कि वी की वैल्यू हम निकालना चाहें तो 2AS निकाल सकते हैं। और यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर होता है बेटा, तो टी बराबर निकालना चाहे तो अंडर 2S/A कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन वी का मान यहाँ से आ रहा है और टी का मान यहाँ से आ रहा है बेटा पहले वाले इक्वेशन के लिए, पहले वाले के लिए। अब फिर देखो बेटा यदि मैं कहूँ कि यस के दोनों के लिए समान है बराबर, तो अब बेटा लेट V1 एंड V2 आर देयर फाइनल वेलोसिटी हो, तो पहले वाले की वेलोसिटी ज़्यादा थी ना, अब कितना ज़्यादा थी V ज़्यादा थी, इसका मतलब ये हुआ कि V1 माइनस V2 का मान V के बराबर है। अब V1 की यदि वैल्यू देखा जाए बेटा कितना हुआ, तो V बराबर अंडर 2AS है, तो 2 पहले वाले का 2A1S हो गया और दूसरे वाले के लिए 2A2S हो गया, यह V के बराबर है बेटा। अच्छा, अब टी के यदि बात ऐसे किया जाए कि टी टाइम का डिफरेंस है तो T2 माइनस T1, T2 ज़्यादा, T2 वाला दूसरा वाला ज़्यादा समय लिया है तो T बराबर T2 माइनस T1 होगा, तो T बराबर T2 अंडर 2S/A2 माइनस 2S/A1 होगा। ओके बेटा, अच्छा अब देखिएगा T का मान T बराबर, क्योंकि दोनों में टाइम डिफरेंस कितना है T2 माइनस T1, तो T2 बराबर क्या हुआ अंडर 2S/A2 और इस पहले वाले के लिए क्या हुआ अंडर 2S/A1। A2 दूसरे वाले का एक्सेलरेशन और B वाले का और A1 है A वाले का। और यस तो डिस्टेंस जब यहाँ रेस शुरू हुई है तो डिस्टेंस तो दोनों बराबर ही चले होंगे, यानी कि चली गई दूरी उन दोनों के बराबर है, तो इसलिए यस और यस दोनों में लिखा गया बेटा। अब क्या करना है ना, कुछ नहीं, देखो बेटा अब यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर दोनों का डिवीजन कर दिया जाए, तो ये दोनों का डिवीजन कर दिया बेटा तो V/T, देखो दोनों इक्वेशन का डिवीजन कर दे रहा हूँ तो V/T कर दीजिए। अब अंडर क्या बेटा देखो बेटा अब वहाँ V1 माइनस V2 है ना, तो V1 बराबर कितना है अंडर 2A1S माइनस 2A2S अपान और T1 और T2 का मान T2 माइनस T1 वाला बेटा देखो यहाँ डिवीजन कर दिया। कॉमन निकला इसमें से, ऊपर भी कॉमन निकला √2 है यस और नीचे भी कॉमन है √2S। ऊपर कितना बचा हुआ है √A1 माइनस √A2 और यहाँ क्या बचा हुआ है 1/√A2 माइनस 1/√A1। ओके बेटा, अब इसी को सॉल्व कर दिए, देखो बेटा अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए
और ये जो बचा हुआ उसको नोट कर बेटा। अब यहाँ पे √A1 माइनस √A2 अपान क्या √A1 A2 आएगा, और √A1 A2 चूँकि नीचे बेटा ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और देखो बेटा ये जो ऊपर और नीचे दोनों बराबर है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा V/T बराबर क्या है √A1 A2, तो V बराबर क्या हुआ T √A1 A2। ओके, दिस इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द फैंटास्टिक ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन ये सब यदि ये इतने क्वेश्चन हो जाते हैं तो समझिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी रैंक इंडिया में रखी हुई है, चाहे IIT हो या चाहे नीट हो। ओके बेटा, तो हम आपको इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया अंडर 100 रैंक के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। आज ही से यूनिट नंबर 1 शुरू हो गया। ओके बेटा, तो हम आपको ऑल ओवर इंडिया रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आंसर इज हाउ मच, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, टी बाहर होगा, रूट के अंदर A1 और A2 होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा कि ये पार्टिकल ड्रॉप अंडर द ग्रेविटी एंड covers 7/16 of the total height. बेटा 7/16 of the total height in the last second. What is the striking velocity? बहुत ही सिंपल सा बेटा। तो जैसे कह रहा है कि लास्ट सेकेंड में अपने, यानी कोई वस्तु ड्रॉप कर दी जाए, छोड़ दी जाए, और ये हाइट हो, यस बेटा, तो अपने लास्ट सेकेंड में पूरे हाइट का 7/16 पार्ट चल रहा है पूरे हाइट का। कह रहा है कि बताओ कि किस स्पीड से ये टकराया हुआ। नो प्रॉब्लम, टी का मान जानते हो बेटा, एक लाइन में मौखिक का बता सकते हो कि इसका रूट ले लिया जाता है, तो टी बराबर √16, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। और बेटा मौखिक मार सकते हो। अच्छा, अब देखो बेटा, और आपको नियम मालूम है बेटा कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सॉल्व करके निकालना चाहते हो तो शॉर्टकट आपको बताया हूँ कि ये T² - 2BT + B बराबर 0 होता है। वैल्यू पुट कर दो बेटा, फैक्टर कर दोगे तब टी का मान भी आ जाएगा। टी का मान क्या आ जाएगा? टी का मान आएगा 4 सेकेंड, तब भी आएगा, और डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अच्छा, अब रही बात स्ट्राइकिंग वेलोसिटी की, तो V बराबर जानते बेटा U + GT होता है। U का मान 0 तो V बराबर GT, G का मान 10 है, T का मान 4 है, तो कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। आंसर कौन सा सही था? ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉय थ्रो ए बॉल इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड एंड 65 मीटर पर सेकेंड। लेट इन द डिफरेंट प्रोजेक्शंस distances covered in the last in the all cases are h1 h2 h3, then h1 h2 h3 will be let in different projections distances covered in ना बेटा लास्ट सेकेंड डिस्टेंसेस कवर्ड इन, यहाँ शब्द रहेगा बेटा कि लास्ट सेकेंड आर ना, इन ऑल केसेज आर h1 h2 h3 देन द रेशियो ऑफ h1 h2 h3 विल बी। तो इनका रेशियो क्या होगा? चलो बेटा देखिए, अब यहाँ जब 80 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करेंगे तो जानते बेटा कि लास्ट सेकेंड में जो चली गई डिस्टेंस होती है वह h1 बराबर हमेशा क्या होती है 5 मीटर होती है। जब 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करेंगे तब भी जो लास्ट सेकेंड में चली गई डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? वो 5 मीटर होगी। ऐसा कैसे पता चला? आप जानते बेटा कि लास्ट डिजिट इसमें भी 0 है बेटा, और लास्ट डिजिट इसमें भी 0 है। जब कभी भी लास्ट डिजिट वेलोसिटी या प्रोजेक्शन की लास्ट डिजिट 0 होती है, जब कभी भी वेलोसिटी या प्रोजेक्शन की लास्ट डिजिट 0 होती है तो लास्ट सेकंड में चली गई दूरी हमेशा ही 5 मीटर ही होती है। अब जैसे मैं कहूँ कि यदि 200 मीटर पर सेकंड से किए होते तब क्या होता? तब भी 5 मीटर ही, अपने अंतिम सेकंड में ना वो 5 मीटर ही चलता। अच्छा, अब यहाँ क्या है? अब यहाँ लास्ट 0 नहीं है, लास्ट यहाँ 5 है। तो जब कभी भी 5 होता है लास्ट डिजिट, अब यहाँ कुछ भी बोल दीजिए 5 में, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ U बराबर 125 मीटर पर सेकेंड, तब क्या होता लास्ट में? तब भी वही होता, कितना? 2.5 मीटर। तो जब भी लास्ट डिजिट 5 होती है तो लास्ट सेकंड में चली गई हाइट हमेशा 2.5 मीटर होती है, यानी कि 2.5 डिस्टेंस टू लास्ट सेकंड में चली गई डिस्टेंस 2.5 मीटर होती है। तो यह डिस्टेंस है बेटा, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यदि कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में ना बेटा, जब लास्ट डिजिट 0 होती है तो डिस्प्लेसमेंट लास्ट सेकंड में 0 हो जा। जब लास्ट डिजिट 5 होती है तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द लास्ट सेकंड विल बी 0, तब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। अब पूरा एक्सप्लेनेशन बेटा थ्योरी में पीछे वीडियोज में दिया हुआ है। ओके बेटा, अब जा देखना बेटा इसके बाद
इसका मतलब ये हुआ कि H1 रेशियो H2 रेशियो H3 बराबर क्या हुआ, तो 5 रेशियो 2.1 2.1 हो जाएगा बेटा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 2 रेशियो 1 विल बी द फैंटास्टिक आंसर। क्लियर। आइए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 17। तो कह रहा कि आईआईटी स्टूडेंट वाज द वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल ऑन ए चौक, यानी कोई ये चौराहे पर कोई लड़का खड़ा है आईआईटी स्टूडेंट बेटा और चौक पर, और कह रहा कि रेलवे ट्रैक ही नोटिसेस दैट द इंजन ऑफ द ट्रेन क्रॉसिंग हिम विद द स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा एक लड़का चौराहे पर खड़ा है और जहाँ पर रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक भी है, ट्रेन भी वहाँ से पास में गुजर रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंजन, लड़का जहाँ खड़ा है तो वह पाता है, देखता है कि वह जो ट्रेन पास की है तो उसका इंजन उसको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस किया, एंड लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस हिम विद द स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर, और 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो लास्ट कंपार्टमेंट अंतिम डिब्बा था वो क्रॉस किया है। ही वांट टू कैलकुलेट द स्पीड, यानी कि अब वो चाहता है कि यह जानना कि मिड पॉइंट जो ट्रेन का था वो किस स्पीड से उसको क्रॉस किया होगा। तो अब वो कैलकुलेट कर रहा है, तो मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन वो बेटा मे बी वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट का कैलकुलेट कर रहा है। अब वो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अब जान बेटा कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो बेटा यह एक आईआईटी स्टूडेंट है, ठीक बेटा, और यहाँ ये चौक पर यह खड़ा है, यहाँ पर ये सामने बेटा यहाँ पर ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में। अब सपोज करो बेटा कि इसकी वेलोसिटी है u किलोमीटर पर आवर, यह इंजन है बेटा, ट्रेन का यह इंजन है और इसको यह इंजन पास कर रहा है u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। और पूरी ट्रेन की लेंथ मान लिया l है। जब यह लास्ट कंपार्टमेंट इसके पास जाता पहुंचता है तो वह क्रॉस करता है उसको किससे, v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जब v की वैल्यू, देखो बेटा अब ये भी बात और है कि v की वैल्यू u से ज़्यादा बताई जा रही है, क्यों, क्योंकि पहले इंजन का स्पीड दिया 80 किलोमीटर पर आवर और जब वह लास्ट कंपार्टमेंट पास किया है उसको तो इसकी स्पीड दिया है 160 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि ट्रेन बहुत तेज़ी से एक्सीलरेट हो रही है। तो अब देखो बेटा ट्रेन है जो एक्सीलरेशन, ट्रेन के पास क्या है, एक्सीलरेशन है। अब उसके बाद क्या हुआ कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al, यल क्यों, क्योंकि बेटा यह u है और ये पूरी लंबाई l है, और जब यह l डिस्टेंस चल लेने के बाद में ना यहाँ अब इसकी स्पीड v फाइनल वेलोसिटी v हो गई है, अब इसकी लास्ट कंपार्टमेंट की यल डिस्टेंस चलने पर, तो यल डिस्टेंस हो गया, माना कि एक्सीलरेशन ट्रेन के पास a है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस u को इधर भेज दिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर पर 2al हो गया। यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक। अब जा देखना बेटा अगला पॉइंट कह रहा है कि लेट यदि जो ट्रेन का बीच वाला हिस्सा है, मिडल पार्ट है, यदि उसकी वेलोसिटी को vm मान लिया जाए, vm, तो क्या बेटा कि लेट vm इक्वल टू स्पीड ऑफ द मिड पॉइंट, तो फिर मिड पॉइंट के लिए बनाया जाए। तो बेटा अब यह मिड पॉइंट है, तो यह भी इतनी ट्रेन की लंबाई अब इतनी हो जाएगी, कितना, l/2 हो गई। और इनिशियल वेलोसिटी u ही रहा और फाइनल वेलोसिटी अब चूँकि इतना ही लेना, आधा हिस्सा लेना है तो vm हो गया। अब देखना बेटा मिड पॉइंट की वेलोसिटी vm माना गया है, तो vm स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a और यह डिस्टेंस कितना होगा, l/2 हो गया, ओके। अच्छा अब 2 से यदि मल्टीप्लाई किया जाए इस क्वेश्चन में तो 2vm का स्क्वायर इक्वल टू 2u स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2al आ जाएगा। अब देखो बेटा 2vm स्क्वायर इक्वल टू 2u स्क्वायर और 2al बराबर हम लोग अभी पाए हैं ऊपर बेटा, 2al बराबर कितना मिला हुआ है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो 2al के जगह पे ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो बेटा 2vm स्क्वायर बराबर कितना हो गया, देखो बेटा 2vm स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2u स्क्वायर, और देखो बेटा ये माइनस है ना तो माइनस u स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर, और 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या हुआ, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यानी कि vm बराबर क्या हुआ, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉन्स्टिक फॉर, यस बेटा फैंटास्टिक फार्मूला फॉर वेयर vm मीन्स द कहीं पर भी दो वेलोसिटी, यदि बेटा आपको पता हो, दो वेलोसिटी यदि आपको मालूम हो और बॉडी एक्सीलरेट करे तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा बताने के लिए vm बराबर √u का प्लस v/2 होता है। अब बेटा यदि ये फार्मूला पहले से पता होता तो न्यूमेरिकल एक लाइन में सॉल्व हो गया होता। कैसे, vm बराबर हमेशा के लिए आप जानते हैं बेटा ये फार्मूला होता है u स्क्वायर प्लस v/2, रूट के अंदर है बेटा, सब कुछ रूट के अंदर है, ओके बेटा। अब जा देखिएगा
अब यह रूट को मैं ये दो तो बाहर निकाल लिया हूँ, 1/√2 को बाहर कर दिया और अंदर क्या बचा हुआ 80 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखो बेटा, अब 80 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर, 80 इसमें भी है 80 इसमें भी है, 80 स्क्वायर बाहर निकला है यानी कि रूट के बाहर जाएगा 80 बन जाएगा और यहाँ 1 हुआ और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √5 हो गया बेटा। अब यहाँ ऊपर है √5 और नीचे है √2, नीचे से √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे बन जाएगा 2 और √2 ऊपर चला जाएगा। आज जब रूट नीचे बना 2 से कट गया हो गया 40 और ऊपर √2 चला गया, √5 पहले से ही है और √5 √10 हो गया यानी कि 40√10, दैट इज द आंसर। तो आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। तो दिस वाज द वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो बेटा, अब अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आप न कर पाए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बेटा, यदि आप अपने आप को चेक करना चाहते हो तुरंत ही, तो क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई टू डू पॉज द वीडियो एंड गिव द 1 minute टाइम फॉर द वन क्वेश्चन एंड ट्राई योरसेल्फ what is the means today what is your preparation for the IIT 2025 and 2026. Okay, so here the question is the acceleration time graph is given, find the displacement of the particle in the time interval t equal to 2 second to t equal to 4 second. Consider the particle starts from rest. Yes, this is a very fantastic graph is given. Here is the acceleration meter per second square unit is given and here is the t in the second, time is in the second. And this graph is given to you. This is the 1 second and here the value is given 2 meter per second square. Since you know that when the line, when the any straight line cuts y-axis in the negative direction, the equation of that graph is the y equal to mx minus c. So since this is the equation equal to y equal to mx minus c, and since along the y-axis there is acceleration a, and this is the t along the x-axis, this is the time. Therefore, you can write a equal to mt minus 2, but 2 is the intercept. This is the intercept. Okay, beta. So this is the intercept c. C is minus 2. C, the value of the c is minus 2. Therefore, this is the here c is the minus 2. Okay, beta. So a equal to minus and y here put m equal to 2. So since you know that tan theta here is the theta. This is the theta. Okay, beta. And this angle both will be equal. Therefore, tan theta equal to perpendicular upon base. Perpendicular is 2 and base is 1. So therefore, tan theta equal to 2 upon 1. Yani ki tan theta equal to 2. Therefore, you can write the value of m equal to 2. So yes, the m equal to 2. Put in the value m equal to 2 here. And therefore, equation becomes a equal to 2t minus 2. And now, but you have to find the value of the displacement, and therefore you have to convert it into velocity, and after that you have to convert it into form of the in the form of the displacement. Since you know that a equal to dv upon dt equal to 2t minus 2, and therefore what you will get here, dv equal to, yes, cross multiply by dt in the equation right hand, and therefore you will get dv equal to 2t dt minus so much. And now solving this, integrating from the both side, you will get v equal to how much? 2t square upon 2. And here you know that 2 is the constant taken out, and dt will be integrated itself, and that will be t, dt will be minus 2t. Therefore, what you will get here, v equal to t square, yes, 2 becomes cancelled, t square minus 2t. Again, since this is the velocity, and let you have to have two equation of the velocity, that you have a equation of the velocity, and then by the integration you can get the value of the displacement. So since velocity is given, velocity, you know that the velocity equal to dx upon dt, the velocity equal to dx upon dt here, putting the value, and equal to t square minus 2t equal to t square minus 2t. What you will get here, dx cross multiply by dt in the right hand, so cross multiply by in the left hand becomes it a dx, and it will be t square dt minus 2t into dt. Okay, integrating left hand right hand both side, dx, integration of dx equal to x, and what will be the integration of here, t cube upon 3 minus 2t square upon 2, 2 becomes cancelled, x equal to t cube upon 3 minus t square, x equal to so much. And now mind here, since this is the since limit is also given, limit of the time is given, t equal to 2 second to t equal to 4 second. So 4 is the higher limit.
लोअर लिमिट इज द 2 सेकेंड। तो आपको किसके बीच आपको इंटीग्रेट करना था, 4 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच। तो बेटा 1/3 बाहर ही रहने दिया और यहाँ टी क्यूब, तो एक बार हायर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी बेटा एक बार हायर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। अब इसको सॉल्व किया तो क्या पाए आप, x बराबर 1/3 सो मच 64 - 8 और -60 -4 और बेटा तो यहाँ क्या मिला 12 और यहाँ पर मिला 56। सॉल्व कर दिया बेटा तो आगे आपको 18.67 - 12 यानी कि 6.67 मीटर। दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट। इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और बेटा तो वीडियो को आप ना रोक करके जहाँ पर भी समझना है कुछ भी देखना है बेटा तो आप वीडियो को वहाँ पर रोक कर अच्छी तरह से नोट्स बना लेंगे, पूरा नोट्स बनाएंगे फर्स्ट क्लास का ना, सारी चीज़ों का नोट्स बना लेंगे फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द टाइम t एंड डिस्टेंस x इज गिवन एज द t इक्वल टू, बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, t इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट, find the value of the retardation. Okay, there are 4 options are given to you. What will be the process for solving this question? So बेटा t इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x इज गिवन। ओके बेटा, तो अब इसको आपको जानते हैं बेटा कि जब कहीं पर भी आपको यदि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया रहता है और आपसे कहा जाए कि एक्सेलरेशन बताओ तो क्या करेंगे, एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा और फिर दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तब आपको एक्सेलरेशन आएगा। यदि वह एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया तो कहेंगे एक्सेलरेशन है और यदि माइनस में आ गया तो कहेंगे रिटार्डेशन है। ओके बेटा, तो चलिए अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए। अब अच्छा, अब यहाँ पर कहेंगे सर कि लेफ्ट हैंड में x है नहीं तो कैसे पता चलेगा, नो प्रॉब्लम, x लेफ्ट हैंड में नहीं है राइट हैंड में है ना। तो जब भी आप कभी डिस्प्लेसमेंट को बेटा आप डिफरेंशिएट करोगे तो वह वेलोसिटी ही देगा, अब वो चाहे राइट हैंड में रहे चाहे वो लेफ्ट हैंड में रहे। तो अब यहाँ क्या करेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग, तो अब एक लाइन लिख दो बेटा कि डिफरेंशिएटिंग ना विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो जब बेटा ये t है और t के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक टी है बेटा, और टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा, ये दे बेटा अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 अल्फा x, और चूंकि कर रहे हो x को और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टाइम के, तो दोनों अलग अलग है ना। आज जब जानते बेटा कि जब अलग अलग होते हैं तो इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन होता है और उसके लिए आप क्या करते हो बेटा dx/dt से मल्टीप्लाई कर देते हो और प्लस अब यहाँ जब आइएगा तो क्या हुआ बीटा और इंटू dx/dt यहाँ पर भी हो गया बेटा, हो गया। अब जब देखिए अगला पॉइंट क्या करेंगे, अब 1 इक्वल टू क्या मिला यहाँ पर 2 अल्फा x, dx/dt को आप जानते बेटा वेलोसिटी कहते हैं और प्लस यहाँ पर भी बीटा dx/dt, यहाँ पर भी बेटा क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, अब जब देखना बेटा अब यह है 1 और इक्वल टू यहाँ भी वेलोसिटी यहाँ भी वेलोसिटी, तो क्या कर रहे हैं वेलोसिटी को हमने वहाँ पे क्या कर लिया बेटा, वहाँ वेलोसिटी को कॉमन ले लिया तो 2 अल्फा x प्लस बीटा और यहाँ पे हो गया ये वेलोसिटी हो गया, ठीक बेटा। अच्छा अब जब देखना बेटा, अब यदि मैं कहता है कि वेलोसिटी का मान बताओ कितना पूछा होता, वेलोसिटी यदि पूछा होता ना तो यहाँ पे आंसर निकल जाता और 1 आप कहते हैं कि 2 अल्फा x प्लस बीटा, ये क्या हो गया, दिस इज द वेलोसिटी, सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके अच्छा, अब जब बेटा ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है यदि इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो क्या मिल रहा है 1 टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये मिला 0 इक्वल टू यहाँ क्या मिल रहा है बेटा 2 अल्फा बाहर निकाल लिया और अंदर जानते हो क्या बेटा x.v है अंदर ना, अंदर x.v है और इसको डिफरेंशिएट करना है, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना है कि इसका d/dt निकालना है इसका और प्लस बीटा ना, और यहाँ पर dv है तो ये हो जाता क्या dv/dt बन जाएगा, ये तो आसानी से ना, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है बेटा। अच्छा अब ये दो फंक्शन है बेटा, ये प्रोडक्ट है दो का ना, क्या है प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो नियम लगेगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाला नियम लगेगा। और जब भी कभी डिफरेंशिएशन दो फंक्शन के प्रोडक्ट का होता है ना तो उसका नियम होता है बेटा कि क्या 0 बराबर ये बेटा ये तो इधर 0 है तो 0 इक्वल टू क्या 2 अल्फा। अब देखो बेटा अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं d/dt इसका निकाल रहे हैं, तो अब ये क्या हुआ फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि dv/dt प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dx/dt, ये हुआ बेटा। ओके अच्छा अब जाते हो क्या बेटा इधर क्या हुआ, तो इधर बीटा और dv/dt, यहाँ तो था ही dv/dt पहले से ही। ओके बेटा चलिए अब जा देखो बेटा क्या हुआ और आगे 0 बराबर 2 अल्फा और यहाँ क्या मिला x है ना,
डी वी बाई डी टी है तो x इंटू ए मिला, ए डी वी अपॉन डी टी मीन्स एक्सेलरेशन होता है, और प्लस यहाँ क्या मिला, ये भी v है और डी एक्स बाई डी पावर भी है तो ये v स्क्वायर हो गया, और प्लस क्या मिला बीटा और ये भी a हो गया ना, एक्सेलरेशन हो गया। अब बेटा इस ब्रैकेट को यदि हटा दिया जाए तो 0 बराबर 2 अल्फा एक्स, बेटा 2 अल्फा एक्स ए हो गया और प्लस 2 अल्फा वी स्क्वायर हो गया बेटा, और प्लस बीटा इंटू ए हो गया। देखिए लाइन देखिए, क्लियर हो गए, हो गया बेटा। अब जा देखना, अब देख रहे हैं कि यहाँ भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ए को यदि एक पास कर दिया जाए तो 0 बराबर क्या मिलेगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा मिला, और ए अलग कर लिया और प्लस क्या 2 अल्फा वी स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ बेटा यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है, ए मतलब एक्सेलरेशन बेटा, तो हमने उसको एक साथ कर लिया और कॉमन ले लिया। हमको एक्सेलरेशन का मान पूछा गया है क्वेश्चन में, तो देखो बेटा अब ये चूंकि यहाँ लेफ्ट हैंड में 0 है, इसको मैं इधर भेज दिया, बाहर भेज दिया, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और इंटू ए इक्वल टू क्या होगा -2 अल्फा वी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, वहाँ उधर जाके माइनस बन गया। अब ए बराबर क्या हुआ बेटा, तो ए बराबर होगा क्या, ए बराबर हो जाएगा -2 अल्फा वी स्क्वायर अपान 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा अब जा देखिएगा, क्योंकि ऊपर पाए हैं हम लोग नंबर 1 पे, देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ हम लोग पहले पाए हुए हैं क्या, इक्वेशन नंबर v बराबर 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पाए हुए हैं, है ना, यानी कि v का मान क्या है। तो बेटा तो अब यहाँ पर भी आ रहा है 1/, तो बेटा अब इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना कि a बराबर -2 अल्फा वी क्यूब, ना बेटा देखिए अब ऐसे ले सकते हैं। यहाँ बेटा 1/, इतना कर सकते हैं 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा लिख दे तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ा ना। अच्छा अब a बराबर क्या बेटा, यह वेलोसिटी के बराबर है, तो आ गया -2 अल्फा वी स्क्वायर पहले से था, एक वेलोसिटी यहाँ आ गई तो 2 अल्फा वी क्यूब आ गया, और माइनस को यदि लेफ्ट हैंड भेज दें तो ये -a हो गया और 2 अल्फा वी क्यूब हो गया बेटा। ओके, और इसको क्या बोलते हैं माइनस ए, यानी कि माइनस एक्सेलरेशन है, यानी कि इसी को कहते हैं रिटार्डेशन ना बेटा। तो माइनस नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का मान पूछा था कितना होगा, तो दैट इज 2 अल्फा वी क्यूब। यस, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, 2 अल्फा वी क्यूब। और 2 अल्फा वी क्यूब बेटा ना, देखिए 2 अल्फा वी क्यूब यहाँ है, तो ऑप्शन देखिए अब इसका 2 अल्फा वी क्यूब, 2 अल्फा वी क्यूब बेटा, तो ऑप्शन नंबर है 2 अल्फा वी क्यूब, 2 अल्फा वी क्यूब बेटा आंसर, सेकेंड ऑप्शन 2 अल्फा वी क्यूब। तो आंसर कितना आया बेटा, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यह है प्रोसेस बेटा, अच्छी तरह से देख लें एक बार, अच्छी तरह से नोट्स कर लिए, सॉल्व कर लिए, और फिर अपने जो है ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बेटा। थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, तो इसी ऐसे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार सॉल्व करिए, देखो बेटा कैसे सॉल्व हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा, आफ्टर सम टाइम इट गेट रिटार्डेड बाय द बीटा and let total journey of the car is t second, then what will be the its maximum velocity ना achieved। क्या बेटा कि तो maximum velocity वो क्या हो सकती है, तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है। क्या बेटा कि कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सपोज करिए कि यह एक कोई कार है, स्टार्टिंग फ्रॉम कह रहा कि स्टार्टिंग ना फ्रॉम रेस्ट, क्या बेटा कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, ये कोई कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u का मान 0 दिया हुआ है। अच्छा, और कह रहा कि कुछ देर चलता रहा, और यहाँ पर फिर क्या हुआ बेटा, ब्रेक मारा, ब्रेक लगाया, और फिर जा कर के फाइनल वेलोसिटी इसकी जो है ना, फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0 हो गई, बेटा। और जब ब्रेक लगाया तो इसके बाद में रिटार्डेशन बीटा प्रोड्यूस हुआ। अब सपोज किया जाए कि जहाँ ब्रेक लगाया उसके बाद समय लगा t2, यानी कि ब्रेक मारने के t2 समय में रुक गया, और कितना देर तक एक्सेलरेट हुआ था, सपोज किया कि t1 समय एक्सेलरेट हुआ था। ओके, तो टोटल टाइम की यदि बात की जाए बेटा, तो टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम t = t1 + t2 लगा ना, t = t1 + t2 लगा। ओके, अब ये देखा जाए बेटा तो
जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो रही होगी वो कहाँ पर रही होगी, जिस समय ब्रेक मारा होगा उसी समय की वेलोसिटी रही होगी मैक्स। ब्रेक मारते समय का, क्योंकि उसके बाद तो रिटार्डेशन शुरू हो गया है, उसके बाद तो वो घटने लगा है ना। तो यदि देखा जाए बेटा कि वी एम बराबर मैं लिखूँ तो क्या होगा, वी एम बराबर यानी कि वी मैक्स बराबर क्या होगा बेटा, वी मैक्स बराबर, तो वी बराबर यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एल्फा T1, यानी कि वी मैक्स बराबर आया अल्फा T1, या कहा जाए कि T1 बराबर क्या हुआ, वी मैक्स अपान अल्फा। ये पहला, यानी जितना देर तक एक्सीलरेट हुआ आपने वो टाइम निकाल दिया। ओके बेटा। अच्छा, अब इसके बाद ब्रेक मारा है, रिटार्डेशन शुरू हो गया, फाइनली रुक गया है। तो अब जानते बेटा कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया और अब इनिशियल वेलोसिटी वी मैक्स बन गया और माइनस ब्रेक मारा गया इसलिए बीटा हो गया और टाइम T2 हो गया, यानी कि T2 बराबर मैं कहूँ क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि वी मैक्स अपान बीटा हो गया। अब देखो बेटा T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, और आप जानते हैं कि T बराबर टोटल टाइम है, T1 प्लस T2 के बराबर होगा, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो T बराबर कितना होगा, T1 मीन्स वी मैक्स अपान अल्फा प्लस यहाँ क्या वी मैक्स अपान बीटा। अब क्या हुआ, तो T बराबर ना वी मैक्स और ये 1/अल्फा 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। अब एक बार प्रूफ करके इसका वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, बार बार प्रूफ ना करना पड़े। तो वी मैक्स हो गया बेटा और अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा डॉट बीटा हो गया बेटा। अब देखो वी मैक्स बराबर क्या हुआ, फिर बेटा वी मैक्स बराबर क्या हुआ, तो वी मैक्स बराबर हो गया इक्वल टू अल्फा बीटा टी अपान अल्फा प्लस बीटा। दैट इज अ फैंटास्टिक आंसर, वी मैक्स इक्वल टू अल्फा बीटा टी अपान अल्फा प्लस बीटा। तो आंसर कौन सा है बेटा, देखें तो आंसर ऑप्शन कौन सा आया, अल्फा बीटा, मीन्स कि द लास्ट ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन 21। तो क्या बेटा कि 21 में क्या है, ए बॉय प्रोजेक्टेड ए बॉल इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। बेटा 50 मीटर पर सेकेंड को लड़का बॉल ऊपर फेंकता है। ही नोटिसेस द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट बाउंस एंड द सेकेंड बाउंस। बाउंस यस, तो बेटा जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का एक बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, तो पहले वो ऊपर गया, फिर आया और यहाँ गिरा, और गिरने के बाद जानते हैं कि फिर उसी लाइन में, जिस लाइन में गया होगा वहीं आया होगा। समझाने के लिए हम आपको बगल में बना रहे हैं। तो अब ये पहले, अच्छा u बराबर किस स्पीड से थ्रो किया है, 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, गया और आके गिरा। अब जब ये हुआ कौन सा, फर्स्ट बाउंस। अब पहली बार ये बाउंस हो रहा है, अब ये बाउंस हो रही है, बाउंस बॉल जो है, मैं कलर बदल दूँ थोड़ा सा बेटा, देखिए अब इधर गया, ऊपर फिर गया और फिर आकर गिरा। अब यह कौन सा भी दूसरी बार टकरा रहा ना, अब यहाँ पर ये होगा, अब जब ऊपर जाएगा सेकंड बाउंस होगा। यानी कि देख बेटा अब यहाँ से जो ये टाइम आया आपका, यही है आपका टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट बाउंस एंड द सेकंड बाउंस, मीन्स दिस इज द डेल्टा टी। अब यदि देखा जाए तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यह बस कुछ केवल ट्विस्ट करके बोला है बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि एनर्जी का लॉस कहीं पर है नहीं, यह दिया नहीं है कि एनर्जी लॉस होती है, या यहाँ पर भी ना बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो अभी आगे आएगा न्यूटन्स लॉ मोशन में, कोलिजन वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पर, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, वो भी सब नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और जानते बेटा, तो अब देखिए जिस स्पीड से आपने थ्रो किया था, आपने थ्रो किए नहीं किस स्पीड से किया था, 50 से, तो जब जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी किसी स्पीड से, जिस स्पीड से थ्रो की जाती है, वह आ करके उस हाइट पर फिर उसी स्पीड से टकराती है। तो जब आप 50 से थ्रो किए थे तो आए ग्राउंड पर, वह टकराया फिर 50 से, और फिर वह चूँकि एनर्जी का लॉस वगैरह कहीं कुछ दिया नहीं है तो वह फिर 50 से ऊपर गया होगा। अब 50 से ऊपर गया, अब 50 से फिर आया, इसका मतलब कि ये टी डेल्टा टी बराबर क्या हुआ, 2u/g। यानी कि कुछ और नहीं पूछा है, कि बस इतना पूछा है कि जाने और आने में कितना समय लगेगा। कि एक बार जब फिर बाउंस एक बार टकराया, टकरा के ऊपर गया, तो फिर कितनी देर में आया, तो जाना आना मिला के जो टाइम हुआ, दैट विल बी टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट बाउंस एंड द सेकंड बाउंस। दिस इज अ वेरी वेरी टेक्निकल एंड सिंपल क्वेश्चन। तो t वाज 2 × 50 × 10, क्या हुआ बेटा, t इक्वल टू कितना, 10 सेकेंड विल बी द टाइम इंटरवल। तो आपको निशान माना था बेटा 10 सेकेंड पर, यानी कि ऑप्शन बी वाज द सेकेंड मीन्स द फैंटास्टिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउस फ्लाई कोई है, कह रहा है कि फ्लाइज डू ईस्ट, यानी कि एक कोई मक्खी है बेटा,
वह जो है डू ईस्ट यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, कितना जाती है, थ्रू ए डिस्टेंस 25 मीटर, 25 मीटर जाती है। देन हेडिंग डू नॉर्थ यानी उसके बाद सीधे नॉर्थ दिशा में जाती है, और नॉर्थ दिशा में कितना जा रही है, 50 मीटर जा रही है। कह रहा कि देन फ्लाई वर्टिकली अपवर्ड, और इसके बाद में वह वर्टिकली अपवर्ड जाती है बाई द डिस्टेंस 75 मीटर, और सीधा ऊपर वह 75 मीटर जाती है। द पोजिशन ऑफ द हाउस फ्लाई रिलेटेड टू इट्स इनिशियल पोजीशन इज बेटा, तो अब ये दिया हुआ है कितना हो रहा है, 25√2n हो रहा है। तो क्या है कि वेयर n की वैल्यू क्या है। ओके बेटा, तो सबसे पहले बेटा ध्यान दें इसके ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो पहले वह ईस्ट डायरेक्शन में 25 मीटर और फिर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में 50 मीटर। अब बेटा जैसे मान लीजिए कि ये ईस्ट डायरेक्शन है 25 मीटर, पहले यहाँ कोई मक्खी बेटा यहाँ पे, और यहाँ से पहले 25 मीटर जाती है। फिर उसके बाद में यह नॉर्थ डायरेक्शन, यह ईस्ट हो गया बेटा, यह ईस्ट है, और फिर यह नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन अब 25 मीटर, फिर यहाँ पे हुआ 50 मीटर रह जाती है। ओके बेटा, और यहीं से फिर हुआ क्या, वर्टिकली, तो वर्टिकल का मतलब क्या हुआ कि अब ये इधर स्पेस में आई, और कितना 75 मीटर। अब ये 75 मीटर, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यदि इसको x मान लिया जाए, इसको y मान लिया जाए, तो x y का जो आप दोनों के परपेंडिकुलर होता है, जो इसको वर्टिकली अप बोला है वो z हो गया। तो सिंपल से शब्दों में यदि कहा जाए कि वेक्टर r बराबर कितना लिखा जा सकता है पोजीशन उस हाउस फ्लाई का, तो लिख सकते हैं हम लोग कि 25i कैप प्लस 50j कैप और प्लस 75k कैप. Yes, can be written in the vector form like this. This is a very easier process to solve such type of the questions. And now you can determine the value of the magnitude, because you had to find the value of the displacement in this equation. So therefore you know what is the process for solving for the magnitude of any vector. So therefore yes, square of this 25 plus square of 50 and plus 75 square of the 75, and now solving this you will get the magnitude equal to 25 here, 25 here, 25 here also. Taken the 25 in the common, and you will get here 1. Here will be 2 square of 2, that is the 4, and here will be equal of 3. Okay, that is the 9. And finally you will get the magnitude 25 and under root, and 9 4 30 means the 7 14 means 25. You can write this 2 into 7. You have to compare this with the 25 into 2 into n. Therefore 7 equal to n equal to 7. That is the fantastic answer. Okay, mind here, this is the 14. You can write 2 into 7, 2 into 7, 2 into n. So therefore on the place of the n there is the digit 7, and therefore the final answer of this will be how much? 7. Option B was the correct option. Okay, next 23rd number question. So 30 number question, you know well that the sin inverse what you are given here, यानी कि sin cos tan बेटा का जो आर्ग्यूमेंट होता है कहीं पर भी वह उसका मान 1 होता है। तो जब उसका मान 1 होता है बेटा तो x अपान p इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर x इक्वल टू p. यस, तो सीधे एक लाइन का क्वेश्चन बेटा x बराबर p हो गया। और जब ये आप कंफर्म हो गए कि x बराबर p हो गया बेटा, तो जानते हैं कि समान फिजिकल क्वांटिटी ही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। तो x पर यहाँ पावर 2 है, और जानते हैं बेटा कि वो कह रहा है कि x बराबर ही p ही है, तो यहाँ पर x बराबर है n. तो देयरफॉर कंपेयरिंग दीज टू, तो n इक्वल टू 2, दैट इज द आंसर, n इक्वल टू 2. ऑप्शन फर्स्ट ए ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स 5i minus 3j plus 2k moves a particle from R1 to R2. Okay बेटा, R1 to R2, okay बेटा, the work done in the process so much, then what will be the value of P. देखो बेटा, तो अब सिंपली इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा, जानते हैं कि वर्क डन बराबर क्या होता है. तो वर्क डन बराबर जो प्रोसेस W बराबर क्या होता है, वेक्टर F इंटू क्या, वेक्टर F डॉट ना वेक्टर D डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि मान लो बेटा डेल्टा R बराबर यदि कहा जाए या D मान लिया, कोई भी नाम दे दे बेटा इसको. चलिए तो D मान लिया जाए इसको बेटा.
तो ये हुआ कितना, तो वेक्टर डी बराबर क्या हुआ, तो वेक्टर डी बराबर हुआ बेटा R2 माइनस R1 डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वेक्टर डी बराबर कितना आ रहा है। अब जैसा R2 का मान देखिए कितना है, R2 का मान बेटा 5i प्लस 2j प्लस 8k है। ओके, और उसमें से हमको R1 को माइनस करना बेटा, माइनस R1 2i प्लस 7j प्लस 4k। ओके, देखिए बेटा अब R2 यानी कि वस्तु कोई भी पहले बेटा जहाँ पे थी और जहाँ पे फाइनल में गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या करते हो, R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल। अब बेटा तो वेक्टर डी बराबर कितना हुआ, तो देखो बेटा 5i माइनस इसको माइनस करना है तो 3i यहाँ बच जाएगा, 2i देखो बेटा 2j और माइनस 7j यानी कि माइनस 5j हो जाएगा, और 8k माइनस 4k यानी कि प्लस 4k हो जाएगा बेटा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, देखिए 5i में से सब्ट्रैक्ट करना है 2i को, तो 3i आ जाएगा, और 2j माइनस 7j यानी कि वो 7 माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 5j हो जाएगा, और 8k माइनस 4k यानी कि प्लस 4k हो जाएगा। ये तो d हो गया। और f देख लो बेटा कितना है, तो f बराबर है आपका 5i माइनस 3j, देखो बेटा 5i माइनस 3j और कितना बेटा, तो 5i माइनस 3j और प्लस 2k, देखो बेटा तो प्लस 2k। आप जानते बेटा कि डॉट प्रोडक्ट में क्या मिलता है आपको, तो w बराबर डॉट प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 यानी कि 15 मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस 3 माइनस 5 यानी कि प्लस 15 यहाँ मिल जाएगा, और प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 8 यहाँ मिल जाएगा बेटा। तो अब मिला हम लोगों को क्या बेटा 15 और इंटू 15 है 30, तो 38, तो 38 मिला बेटा फाइनली। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दिया है, जैसा देखा जाए कुछ दिया हुआ है, क्या है कि 6p प्लस p के फार्म में इसको लिखना है, तो बेटा तो 6p प्लस p के फार्म में लिखना है। यदि p का मान कितना यहाँ पे किया जा सकता है बेटा, तो 6 इंटू 5 बेटा, तो हम कर सकते हैं 6 इंटू 5 किया जा सकता है, किया जा सकता है ना, और 6 इंटू 5 तो 3 बन जाएगा, नहीं तो 6 प्लस 5 कर दिया बेटा तो 30 हो जाएगा, और 30 और प्लस कितना बच जाएगा, हम लोग को लाना था 30 ही हुआ ना बेटा, तो अभी 6 इंटू 6 प्लस 2 किया जा सकता है, तो 6 इंटू 6। चलो बेटा, तो यहाँ पे एक सेकंड बेटा देख लिया जाए इसका आंसर कितना है। हाँ बेटा, ये 6p प्लस p, तो बेटा यहाँ पर तो मैचिंग तो हो नहीं रही है कि 6p प्लस p, तो यदि मान लो बेटा कि यहाँ पर यदि 2 रखा है तो 18 नहीं हो रहा बेटा मैचिंग। चलिए आइए थोड़ा सा एक बार फिर से देख लिया बेटा, कहीं हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो, तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ बेटा, क्योंकि ये मैच आंसर से जो ऑप्शन है बेटा वहाँ मैच नहीं कर रहा है ये। तो आइए थोड़ा सा एक बार फिर से देख लिया जाए इसका। छोटा, तो एक बार मैं थोड़ा सा वैल्यू एक बार फिर से इसका देखो बेटा क्या दिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू क्या लिया गया बेटा फोर्स का। आइए तो एफ की वैल्यू ली जा रही है बेटा, एफ इक्वल टू है 5i, हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ। 5i माइनस 3j और प्लस 2k है बेटा, और R1 की वैल्यू बेटा R1 इक्वल टू है ना 2i प्लस 7j प्लस 4k, और R2 इक्वल टू कितना बेटा, R2 बराबर है 5i प्लस 2j प्लस 8k, ये दिया बेटा, और 6 प्लस p करके कुछ ऐसे लिखा हुआ बेटा, तो मैं चेक कर लेता हूँ इसका क्या हो सकता है, बात फिर से देख लिया जाए। चलो बेटा क्या हो सकता है, तो डेल्टा r की जब वैल्यू निकाल लिया जाए पहले, तो डेल्टा r बराबर निकालो बेटा, तो हम यहाँ दे बेटा तो 5i प्लस 2j प्लस 8k ये हो गया बेटा,
R2 माइनस R1 है तो R2 माइनस R1 को माइनस कर दिया जाए तो R1 बराबर है कितना बेटा 2i प्लस 7j और प्लस 4k यह बेटा। तो ये है हम लोगों का जो बेटा कहीं कोई माइनस वगैरह तो नहीं है ना, तो अच्छा चलो बेटा इन दोनों में से तो माइनस नहीं है किसी में। चलो बेटा अब डेल्टा R बराबर कितना हुआ तो 5i माइनस, तो बेटा 5i माइनस तो 5i माइनस 2i ये हो गया प्लस, अब क्या हुआ बेटा अब यहाँ 2j, तो 2j ये है बेटा और माइनस हो जाएगा कितना 7j ये हो गया और फिर प्लस 8k, तो 8k माइनस 4k ये हो गया। ओके, अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो डेल्टा R बराबर कितना 5i माइनस 2i यानी कि 3i हो गया और प्लस 2j माइनस 7j यानी कि माइनस 5j हो गया। बेटा यहाँ माइनस हटा दें तो ये हो गया माइनस 5j हो गया। ओके बेटा माइनस 5j हो गया और प्लस क्या हुआ तो प्लस 8k माइनस 4k यानी कि 2k हो गया, 2k हो गया। ठीक, चलो बेटा अब ये है हम लोग की वैल्यू आई है किसकी, ये वैल्यू आई है डेल्टा R की। और f बराबर कितना आया था बेटा, तो वेक्टर f की वैल्यू दी हुई है ऊपर, तो f बराबर बेटा 5i माइनस 3j प्लस 2k, 5i माइनस 3j प्लस 2k है। एक बार फिर से बेटा 5i माइनस 3j प्लस 2k, 5i माइनस 3j प्लस 2k। ओके बेटा, तो अब देखो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, हम लोग को W निकालना था तो एक बार फिर से निकाल लिया जाए। तो बेटा तो जानते हो कि i मिलता है यानी कि 5 × 3 हुआ और यहाँ पर बेटा क्या हुआ प्लस माइनस 3 है, ये माइनस 3 इंटू क्या बेटा माइनस 5। ओके अच्छा, और फिर क्या मिला यहाँ पर 2 × 2 मिला, ये मिलेगा हम लोगों को। तो बेटा यहाँ पर कितना आया था, यहाँ आया था 15 और यहाँ पर भी कितना आया बेटा, तो यहाँ पर भी आया 5 × 5, यहाँ पर भी 15 ही आया और प्लस यहाँ पर कितना बेटा, तो यहाँ पर आ गया 2 × 2 यानी कि यहाँ पर आया 4, तो यानी कि 38 वहाँ पर हम लोग लिखे थे ना। अच्छा, तो यहाँ पर आया बेटा, यहाँ पर आया 4 आया है, तो 4 का मतलब ये हुआ कि ये हुआ 30 और प्लस 4 हुआ बेटा। ठीक है, चल बेटा तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो 6p के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बेटा तो यदि इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × p का मतलब कितना बेटा, तो 6p का मतलब यहाँ पर लिखा जा सकता है 5 यानी कि 30 हो गया और प्लस 4 लिखना बेटा, तो प्लस, हाँ बेटा प्लस यानी कि p और p तो फिर भी नहीं होगा बेटा, तो प्लस p माइनस 1 हो सकता है यानी कि 4 है यहाँ 5 है बेटा, तो यहाँ पर p माइनस 1 हो सकता है, p यानी कि अभी भी नहीं होगा ना बेटा p माइनस 1। तो एक काम हो सकता बेटा कि हाँ ठीक हो सकता बेटा क्या कि p माइनस 1 यदि कर दूँ, 5 है तो इसे यहाँ पर 5 माइनस 1 यानी कि p माइनस 1 कर दूँ बेटा ना, तो p माइनस 1 बराबर यदि 4 कर दूँ तो p बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, यह बेटा ये है p, तो p के स्थान पे हम तो क्या रखे बेटा, p के स्थान पे हम यहाँ पर रख दिया 2 और 5, तो p हमारा है 5 ना बेटा, और यहाँ पर p माइनस 1 के स्थान पर हमारा 4 हो जाएगा, तो p माइनस 1 बराबर 4 यानी कि p बराबर हमारा क्या, हाँ p बराबर हमारा क्या बेटा 5 है, यानी कि p के स्थान पे क्या रखा जा सकता है 5, लेकिन तब जब यहाँ पर रहेगा p माइनस 1 रहेगा तब। इसका मतलब ये होगा बेटा कि इस क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस हैं वह 5 तो दिया हुआ है ना बेटा, और इसका आंसर क्या ले रहा है, तो बेटा ये मैच नहीं कर रहा है इसका, क्योंकि इसका आंसर ये दे रहा है तो ये मैच तो फिलहाल नहीं कर रहा बेटा ना, कहीं कुछ इसमें मिस्टेक हो रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है बेटा, 2 नहीं इसका आंसर आ रहा है। ठीक बेटा, तो चलिए यहाँ पर इसको 2 नहीं आ रहा बेटा, तो यहाँ पर और कोई तो मिस्टेक है नहीं बेटा, और तो सब सही हम लोग किए। अब तो बेटा ये एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा कि ये 30 और प्लस 4, तो हम लोग का कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, 34। अब इसको तो बेटा अब इसको हम लोग को लिखना 6p प्लस किससे फॉर्म में,
P के फॉर्म में, ऐसे लिखना 6P + P के फॉर्म में लिखना बेटा। यदि ये 35 होता तब हो जाता, क्यों 6 × P करते आप तो 30 हो जाता, आप +5 कर देते तो P यहाँ पर जो डिजिट यहाँ पे आ रहा है बेटा वही डिजिट यहाँ पे आनी चाहिए, तब यहाँ पर इसका आंसर 5 हो सकता है। लेकिन यदि इसका आंसर 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर बेटा ये रॉन्ग है। ओके बेटा, या इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कहीं पर कुछ हुआ है, या तो प्लस माइनस का होगा तब हो सकता है। फिर अभी अगला क्वेश्चन देख लिया जाए क्या होता है बेटा। तो एक और क्वेश्चन बचा हुआ, इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, चलिए अब यहाँ पर देखो बेटा, तो कह रहा है कि देयर आर 5 फोर्सेज and of the same magnitude are placed at the regular hexagon in the same order. Let the magnitude of each is the 7, then resultant of the force will be 3.5 n। तो n का मान पूछा बेटा, तो n का मान पूछा है तो ये तो सीधा देखते मार सकते हैं निशान, क्या आंसर विल बी 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और किस पे सवाल है बेटा, ये पॉलीगॉन का सवाल है बेटा, पॉलीगॉन। तो जानते हैं बेटा कि यहाँ पर 6 फोर्सेज हैं। सब देखिए बेटा, यहाँ पे 6 फोर्सेज हैं, यहाँ पर हेक्सागन पे लगे हुए हैं, और फोर्सेस की संख्या बेटा कितना जानते हैं, देयर आर ओनली 5 फोर्सेज। तो एक फोर्स बेटा यहाँ पर F है, ये फोर्स यहाँ पर F है, ये फोर्स यहाँ पर है, और एक फोर्स यहाँ पर है, और एक फोर्स यहाँ पर है बेटा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, ये आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो जानते हैं कि लॉ ऑफ द पॉलीगॉन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके बेटा, देखिए देयर आर ओनली 5 फोर्सेज। अब एक फोर्स बेटा ये है, दूसरा फोर्स ये है, तीसरा फोर्स ये है, चौथा फोर्स ये बेटा, और ये पांचवा फोर्स ये है। जानते बेटा कि जब भी कभी भी लेट अस कंसीडर देयर आर n-1 फोर्सेज can be arranged in the same order of the n polygon, यानी कि n किसी भी, जैसे मान लो हेक्सागन है तो n-1 फोर्सेज, n-1 फोर्सेज मीन्स क्या कि जैसे मान लो हेक्सागन है तो 5 फोर्स हो, यानी एक फोर्स कम हो। तो कहता है कि जो क्लोजिंग साइड होती है बेटा, कहता है कि जो क्लोजिंग साइड होती है, यानी कि जो लास्ट साइड होती है, जो क्लोजिंग साइड होती है, वह सभी फोर्सेज यदि सेम सेंस में रिप्रेजेंट किया जाए तो क्लोजिंग साइड रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि अपोजिट सेंस में, यह जो होता है ना बेटा, यही सबका सम बताता है। यानी कि दिस F1 + F2 + F3 ये सबका सम यदि कर दिया जाए, प्लस F3 + F4, बेटा कौन हुआ F1 F2 F3 F4, और ये क्या हुआ F5। तो सबको सम किया जाए तो यही उसका रिजल्ट आएगा, ये उसका रिजल्ट आएगा। और किधर होगा, इन द अपोजिट सेंस, यानी कि और यह भी किसके बराबर होगा, जितना सभी हैं वही सबके बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि R बराबर कितना हुआ 7 न्यूटन, यह भी होगा। अब इसको कह रहा है कि R = 3.5 × n है, तो बताओ कि n का मान कितना है। तो सिंपल सी बात है भाई, 3.5 × 2, यानी कि n बराबर 2 है। तो दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। तो ये था बेटा। अब ये एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर थोड़ा सा, तो मिस प्रिंट वगैरह कुछ होगा बेटा, देख लिया जाएगा बाद में। तो यहाँ पर या तो मिस प्रिंट है या कुछ है, कौन सा वाला, इससे पीछे वाला 24 नंबर का क्वेश्चन। तो ये था आपका पूरा का पूरा पेपर का डिस्कशन बेटा। यस, ओके, फर्स्ट क्लास। तो ये है हम लोग का अभी यूनिट 1। तो IIT और नीट 2025 के 2026 के लिए बेटा, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हम लोग अभी शुरू कर दिए हैं। तो ये था यूनिट नंबर 1 का टेस्ट नंबर 1। तो ये अभी हम लोग स्टार्ट किए बेटा। तो ऐसे ही हम लोग हमेशा हर दूसरे हर तीसरे दिन एक एक सेट लिया जाएगा और पेपर को सॉल्व किया जाएगा। तो ये पूरे पेपर को, क्वेश्चंस को एक बार अपने मन से करने की कोशिश करिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। P100 फिजिक्स, मैं एस डी पांडे, STP सर।